स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हर्षदा, मेरे साथ दिल्ली से वीरू जुड़ रहे हैं। और भारतीय बाजारों में कल के आतिशबाजी के बाद आप कह सकते हैं थोड़ा सा आराम चल रहा है। निफ्टी 14 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक भी कुछ कंसोलिडेट करता हुआ। हालांकि आज हम 25,430 तक ऊपरी लेवल्स दिखा पाए हैं, लेकिन वहां पर टिका नहीं मार्केट, विच इज ओके आई गेस, कंसिडरिंग कल का बहुत तगड़ा सेशन था। निफ्टी बैंक आपके सामने यहाँ पर एक शेड हरे का जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आज पूरा समा बंधा है वो बंधा है मिड कैप्स की तरह से। मिड और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट सुबह में भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी के बजाय शायद निफ्टी बैंक एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई देगा और स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दे, वहां पर पैसे बनने के सारे चांसेस हैं। ठीक वही हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा, वही हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं हर्षदा एक बात, इस वक्त एक इंडेक्स एक बहुत बड़े एज पे बैठा है, वो है निफ्टी आईटी। मैं अपनी रणनीति शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे प्राइस लिख देता हूँ एक बार, 43498। ठीक है हर्षदा, अगले एक घंटे में आप इस इंडेक्स पर नजर रखिएगा। मेरे को लगता है निफ्टी को जो रिक्वायर्ड पुश है ना, उसको देने की जो ज़रूरत थी वो शायद ये प्रोवाइड करने जा रहा है, क्योंकि लगभग 2 घंटे का इंट्राडे ब्रेकआउट स्क्रीन पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी हर्षदा, इस शब्द का इस्तेमाल हमने सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में किया था, कंसोलेशन, लाइकली कंसोलेशन। डायरेक्टर साहब सुबह के लेवल्स लेके आइए। मेरी आज की रणनीति में हर्षदा, सुबह मॉर्निंग कॉल जब मैं आपके साथ कर रहा था, क्लियरली मेंशन था कल के बड़े मूव के बाद अ कंसोलेशन बिटवीन 438 यानी 25,438 रेजिस्टेंस नंबर 1, 25,438 और बेस नंबर 1 यानी करीब 25,333 और 25,276, इस ट्रेजेक्ट्री के बीच में ये कंसोलिडेशन आज संभव है। बट इस जोन में भी आपको बाय ऑन डिप्स करना है, हम छोड़ नहीं सकते इंडेक्स को, याद रखिएगा। एज ए डे ट्रेडर जब मेरे को ट्रेड करना ही करना है तो एक लेवल ड्रॉ करना पड़ता है। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, एग्जैक्टली खुला, सिंक हुआ, उस ट्रेजेक्ट्री में गया, करीब 25,333 276, ठीक वहीं पे बेस बनाया और वहाँ से इजेक्ट करके हर्षदा निफ्टी अब करीब 25,378 पर, जो ट्रेडेबल जोन है आज का, उसके हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी रणनीति में कोई बदलाव नहीं है, मैं अभी भी उसी लेवल पे फोकस करूंगा हर्षदा। लेके आइए 3 कॉल्स और पुट्स जो स्ट्राइक्स परसिस्ट करती हैं इस प्राइस के आसपास। कौन कौन सी? 25,400, 500, 600 और नीचे की तरफ 25,300, 200 और 100। हर्षदा, आपकी स्क्रीन पे आपको आज का सबसे बड़ा कॉल राइटर कौन दिखाई दे रहा है? इट्स 25,400, जहां पे करीब 30 लाख कॉल बिकी, 59 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। उसके बाद कॉल राइटिंग थोड़ी कम है कंसिडरिंग और कंपेयरिंग 25,400। तो टफ जोन रहेगा एज ऑफ नाउ 25,400 और 438, जो मैंने सुबह में मेंशन किया था। बट उसी वक्त पैरेलली निफ्टी की 25,300 और 200 की पुट में राइटिंग भी है। तो हर्षदा, जो लेवल ड्रॉ किया था ना, वो सुबह भी काम किया, अभी भी काम करेगा। और आपने सुबह ट्रेड पिक किया है तो रखिए उसको, क्योंकि अब उसको जो रिक्वायर्ड पुश था वो शायद पॉसिबली निफ्टी आईटी देगा। और एक लेवल नोट करके रखिए, अगर 25,438 कटता है इंट्राडे में तो एक और स्विंग आएगा टुवर्ड्स 25,510। लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आतुर नहीं हूँ हर्षदा, क्योंकि एक ब्यूटीफुल ट्रेड ऑलरेडी आके जा चुका है। बट हर्षदा, जरा देखिए, बात करते करते 40 पॉइंट निफ्टी आईटी वहाँ से और खिसक गया। हर्षदा, निफ्टी की बात ही है। तो फिर बचा निफ्टी बैंक, वीरू। निफ्टी बैंक हर्षदा, देखिए, सारा का सारा दारोमदार था ना वो शॉर्ट कवरिंग पे था। कल भी शॉर्ट कवरिंग ने इसको एक पुश प्रोवाइड किया था। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा था, क्या बात हुई थी? अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या था? कैलकुलेटेड था। आई मीन जब हमें वो कल क्लोजिंग में स्विंग मिल रहा था 51,600, 51,500, 51,400, ये 3 पुट राइटर्स थे। एनी ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू बेस 1, 21, 51,500, 51,600, 610, उस पर आपको बाय करना है। और अब जिस जोन की तरफ हम बढ़ रहे हैं हर्षदा, वो है करीब 51,950। डायरेक्टर साहब, जरा सुबह के लेवल लेके आइएगा। रेजिस्टेंस 1, निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई क्या है? 51,951, और वही लेवल आपकी स्क्रीन पे लिखा है 51,951, 52,080। ये वो ट्रेजेक्ट्री थी जहां पे अपने प्रॉफिट्स आपको कैश में कन्वर्ट करने थे। और मैं फिर कह रहा हूं, कंसिडरिंग कॉल्स लेके आइए, पुट्स लेके आइए, उनकी प्लेसमेंट लेके आइए। जिस प्रकार से प्लेसमेंट है ऑप्शंस की, एक ट्रेडर के तौर पे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे, इस ट्रेजेक्ट्री में 51,951 से लेकर
52,080 के बीच में आपको प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने हैं। यहाँ पे 30 लाख कॉल खड़ी है हर्षदा। अगर दोबारा री एंट्री मारनी होगी बैंक निफ्टी में तो लोअर ट्रेजेक्ट्री से मारेंगे या फिर 52,080 के पार होने पर हर्षदा। चलिए, तो ये इनफैक्ट निफ्टी और निफ्टी बैंक की रणनीति रही आज के क्लोजिंग के लिए। फटाफट से आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। तेजी का मार्केट है तो तेजी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी आईटी का जिक्र वीरू बार बार कर रहे थे। विप्रो देखिए आज लगभग 4% ऊपर है। हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसीज में काफी तगड़ी तेजी। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, फिनसर्व दोनों बढ़त में हैं। याद रखिएगा अगले हफ्ते इन्हीं की पियर आप कह सकते हैं या फिर रिलेटिव बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। इंडसइंड बैंक में भी आज अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। दूसरी तरफ ओरेकल फाइनेंस, बंधन, पिरामिल, सिटी यूनियन ये तेजी वाले ट्रेड्स हैं जहां पर आज जोर दिखा है। अदानी पोर्ट आज कुछ लड़खड़ाया है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईटीसी जैसे काउंटर्स जहां पर थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड है। बलरामपुर चीनी, पेट्रोनेट, एमजीएल और एचपीसीएल ये दूसरे काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स पर फोकस किया जाए, तेजी या फिर मंदी की तरफ, हमारा पैनल इस सारे सवालों के जवाब देगा। आज सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ है MOFSL के, और आगे राजेश अग्रवाल को भी जोड़ेंगे फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए आपको दिख रहे हैं प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, आशीष बहेती, रचना वैद, कविता जैन और स्नेहा सेठ स्क्रीन पर। एक बड़ी डेवलपमेंट भी आने वाली है ऑटो एंसिलरी सेक्टर की तरफ से। यतिन उस पर आएंगे कुछ ही देर में। और 220 पर सुमित आपको बताएंगे हाउसिंग फाइनेंस में तेजी क्यों, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो अगले हफ्ते लिस्टिंग होगी उसके सामने बाकी पियर्स कैसे स्टैक्ड है। 2:30 बजे मंगलम से जानेंगे कि ज्वेलरी शेयरों में चमक क्यों और कितनी आगे और बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर 2:50 पर डीलिंग रूम का जायजा यतिन से लेंगे। फिर मार्केट बिग वॉइस में अल्केमी कैपिटल के क्वांट और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल हमारे साथ होंगे। BTST, STBT ट्रेड्स और फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे क्लोजिंग रणनीति के साथ। ओके, तो आपने क्रम समझा हर्षदा से पूरा। ये कुछ ट्रेड्स पिक करते हैं और ट्रेड्स पिक करने के क्रम में सबसे प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। और आपका ट्रेड सर इस वक्त का? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। सुबह भी मैंने एक प्रॉपर्टी स्टॉक दिया था, अब भी मुझे प्रॉपर्टी स्टॉक नजर आता है, वो है ओबरॉय रियल्टी। ट्रेड करे 1803 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पर एक बेस बना हुआ है और एक अपूर्व शुरू हुआ है। पॉसिबल नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट से जो करीब 1850 के हैं, ये स्पिल ओवर हो सकता है मंडे के लिए। स्टॉप होगा 1790 का, तो रिस्क रॉड रेशियो भी बेहतर बनता है ओबरॉय रियल्टी। ओबरॉय रियल्टी एक तेजी वाला ट्रेड जो गावा साहब इस समय दे रहे हैं। स्नेहा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। मेरा ट्रेड रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, और हिस्टोरिकल अगर आप डेटा देखें तो डेली चार्ट पे कंटिन्यूसली 89 EMA के आसपास ही काउंटर सपोर्ट लेता है। काफी समय से उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। आज लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरा मानना है यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2840, और जो अपसाइड पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 3150। ओके, तो आपका ट्रेड है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर आप डेरिवेटिव्स का आकलन करें आज, और जो इंट्राडे OI बिल्डअप्स की समरी होती है, यानी आज सौदे कहाँ बन रहे हैं, याद रखिएगा रियलिटी जो है वो सेकंड टॉप OI गिनर है आज। फर्स्ट है आपका मीडिया स्पेस, और मीडिया स्पेस में बताऊं मैं आपको, अगर मैं कुछ देर में ये इनफैक्ट OI जो है वो बाइफरकेट करके बताऊंगा, बट आज सेकंड टॉप OI गिनर जो है स्पेस है वो है रियलिटी स्पेस। आशीष बहती जी, अच्छा राजेश जी से पहले ट्रेड लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है पीवीआर पे। सुबह से हमने देखा यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और जिस तरह से ये स्ट्रेंथ के बाद कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे जो थर्स दिख रहा है, मुझे लगता है पीवीआर में मोमेंटम चलेगा। टारगेट रहेगा 1680 से लेके 1700। सो पीवीआर इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 1620 का। 1620 के लिए एक तेजी वाला का स्टॉप लॉस और तेजी वाला ट्रेड पीवीआर है। पीवीआर में एक अच्छा खासा मोमेंटम एंड आई रिमेंबर पीवीआर, आई थिंक हमारे खिलाड़ी नंबर 1 में भी हमारे एक जानकार ने सजेस्ट किया था। जी हाँ, वो आज डिस्कस हुआ है स्टॉक, उस पर भी आपकी नज़रें हैं इस समय। 1680-1700 के भाव देखने को मिलेंगे। आशीष बहेती, आफ्टरनून, आपका ट्रेड?
मैम गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी, मेरा जो ट्रेड रहेगा वो है अपोलो टायर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सारे टायर कंपनीज में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, स्पेसिफिकली कैश वाले जो टायर स्टॉक्स है उनमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अपोलो टायर्स में जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 518 का एक एसएल मेंटेन करे और 535 के पहले टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, अपोलो टायर्स 524.80, कल याद होगा आपको हम परसों सीएट की मैनेजमेंट से मुखातिब हो ही रहे थे। क्रूड रबर प्राइसेस जो सॉफ्ट हुए हैं वो स्पेस पूरा का पूरा अगर आप देखें उसका एडवांटेज लेता हुआ, और डेरिवेटिव्स में स्पेशली अपोलो टायर्स की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का मैम। गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे एंड यहाँ पे ये चार्ट सेटअप ये दिखा रहा है कि दिस इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट एंड एसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी है जिसमें से ये ब्रेकआउट है एंड मोमेंटम इंडिकेटर इज ऑन द पॉजिटिव साइड। तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, एसएल लगाएंगे 1740 पे 1740 एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 1770 एंड 1780। 1770 1780 के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में एक तेजी का ट्रेड। चलिए सिद्धार्थ खेमका को भी जोड़ लेते। सिद्धार्थ गुड आफ्टरनून, बताइए फंडामेंटली आपको इस घंटे क्या पसंद आ रहा है, क्या ट्रेड लेकर आए हैं? जी हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए जो ये करंट मार्केट सिनेरियो में दो तीन सेक्टर्स जो अच्छे चल रहे हैं। एक है गोल्ड, ज्वेलर कंपनीज, गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं और हमने देखा जो गवर्नमेंट ने बजट में जो कस्टम्स ड्यूटी कट किया उसके बाद डिमांड काफी इंप्रूव हुआ अक्रॉस दो गोल्ड ज्वेलर्स। तो ये एक काफी पॉजिटिव है। अभी हम ऑलरेडी फेस्टिव सीजन में घुस चुके हैं, गणपति चल रही है, उसके बाद नवरात्रि आएंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक जो ग्रोथ है वो चलता रहेगा। उसमें से जो स्टॉक मैं चुन के लाया हूँ वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है सेनको गोल्ड। कंपनी ने बहुत अच्छे नतीजे Q1 में दिए थे जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ देखा हमने। हेल्दी एबिटा में 62% और पैट में 84% ग्रोथ देखा। ओवरऑल जो ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो 18 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ FY25 में, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो 12 to 13% का अगले 2-3 साल पे चलता रहेगा। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं और हमें लगता है कि 25-30% ग्रोथ कंसिस्टेंटली देता रहेगा। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी सेनको गोल्ड में, और 1 ईयर टारगेट प्राइस अराउंड 1500 का है। सेनको गोल्ड 5% ऊपर, और आज वैसे भी सारी गोल्ड कंपनियों में काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है। इस पर आगे बात करेंगे, मंगलम भी जुड़ेंगे इसी को आगे और समझाने के लिए। एक फंडामेंटल पिक आपके सामने आ चुका है, 5% का इजाफा सेनको में देखने को मिल रहा है। कुछ और ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट करते हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है, और जो वीरू निफ्टी IT का जिक्र कर रहे थे उसी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो विप्रो जो 4% ऊपर, बिरला सॉफ्ट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है, ऑरेकल फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जो तेज़ी पकड़ चुके हैं, और OFSS में तो आई थिंक इस हफ्ते से अच्छा एक्शन देखने को मिला है इनकी पेरेंट के नंबर्स और गाइडेंस के बाद। गावा जी, ये परसिस्टेंट, विप्रो, OFSS या बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट नहीं बिरला सॉफ्ट, तीनों में आपको क्या बेहतर पसंद आ रहा है, बताइए। सुबह हमने विप्रो की तो बात की थी और पसंद आ रहा था, और बिरला सॉफ्ट अब मुझे बिल्कुल पसंद आ रहा है। अच्छा बेस बना, उसके बाद अप मूव मिला था, आज वो ब्रेकआउट मिला, ट्रेड कर रहा है 660। मुझे लगता है 700 तक जाना चाहिए, 700-720 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 652 का, आज भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्पिल ओवर इफेक्ट शायद BTST के तौर पर भी चल सकता है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट 660 पर। मीनवाइल निफ्टी IT एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, और निफ्टी बैंक अब जा रहा है 52,000 की ट्रैजेक्टरी को पार करने के लिए। अब देखिए, अभी हमारा जो सप्लाई जोन है वो परसिस्ट करता है 52,080 पे, लेकिन थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करते हैं, आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। डायरेक्टर साहब जरा स्कैनिंग करिए पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस की। देखिए निफ्टी IT चल चुका है, स्टिल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसकी, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे है और ऑलमोस्ट 25 जुलाई के बाद की अपनी सारी हायर ट्रैजेक्टरीज को क्रॉस करने के कगार पे है। तो हमें लॉजिकली कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। एक एक करके पूरे जरा कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। निफ्टी बैंक के जरा इसकी प्लेसमेंट देखते हैं। आशीष जी जरा प्लीज़ आप भी अपनी स्कैनिंग कीजिएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले ही पार्टिसिपेट कर चुका है। एक्सिस बैंक का सेटअप स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बंधन बैंक नाउ इट्स अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। BOB
PSU बैंकिंग बास्केट में 10 DMA को पार करता हुआ, फेडरल बैंक पुल बैक मोड में, उसके बाद HDFC बैंक पे सिंक होता हुआ, इसको छोड़ते हैं। बाकी ICICI बैंक ऑन द एज और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक क्लियर कट ब्रेकआउट, कोटक महिंद्रा बैंक बैकफुट पे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गेनिंग 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें से अगर मैं सबसे एग्रेसिव पैटर्न को देखूं तो शायद आशीष जी वो एक्सिस बैंक की है। आपका टेक एक्सिस बैंक पे? जी वीरेंद्र जी, काफ़ी अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है। इनफैक्ट 2 दिन पहले हमने इस पे एक रिकमेंडेशन भी दिया था और हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक जिस हिसाब से प्लेस्ड है, ये यहाँ से वेल प्लेस्ड है एटलीस्ट इवन 1300 तक का मूव दिखाने के लिए। थोड़े से बड़े टारगेट्स है हमारे एक्सिस बैंक के अभी। जो इमीडिएट टारगेट्स हमें दिख रहा है वो 1240 तक ये जाता हुआ देखने मिल सकता है। जो इसका गैप था ये अब उसके उस गैप के जोन में आ चुका है और ये अब वो फिल करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो 1240 का जो जोन है वहां तक ये इमीडिएटली जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1195 1195 का एक्सेल मेंटेन करें और 1240 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें। एक्सिस बैंक एट डे हाई मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ। अच्छा, एक बार आप लेके आइए वोल्टास 1910 पे करियर हाई पर। खेमका साहब, वोल्टास और हेवल्स दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है वाइट गुड सेगमेंट में। वोल्टास को क्या ड्राइव कर रहा है इस बार की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, क्योंकि जिस प्रकार की हीट वेव रही थी और स्पेशली ह्यूमिडिटी रही थी, और वोल्टास पे आपका नया टेक क्या है इस वक्त? जी वीरू, बिल्कुल। अगर आप देखें तो डेफिनेटली जो इंटेंस समर था और ओवरऑल डिमांड हमने जो वाइट गुड्स के लिए देखा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से Q1 में अगर आप देखें उनके जो UCP जो सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला सेगमेंट है, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 67% हमने Q1 में देखा और मार्केट शेयर जो रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में है वो 19.5% पर आ गया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं हम। उनके जो अदर वाइट गुड्स प्रोडक्ट्स हैं, जो वोल्ट बेको करके जो ब्रांड है, वहां पर भी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। 50% वॉल्यूम ग्रोथ था Q1 में। एंड इस नए जो सेगमेंट में जो उन्होंने पेनिट्रेशन किया है बेको जो ग्लोबल कंपनी के साथ टाइप करके, वहां लॉसेस कम हो रही है। ब्रेक इवन एबिटा लेवल पर अब जल्दी देखने को मिलेगा। तो एक जो रूम एसी सेगमेंट है वहां कंसिस्टेंटली ग्रोथ देख रहे हैं, मार्केट शेयर गेन्स देख रहे हैं। और जो लास्ट ईयर फेस्टिव सीजन में डिमांड थोड़ा सा लो हो गया था, अब वो कहीं ना कहीं रिकवरी की तरफ दिखता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। स्टॉक अच्छा चला है बट यहाँ से भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। वोल्टास आपके स्क्रीन पर चमक रहा है 3% के गेन्स और पिछले एक महीने में 21-22% भाग चुका है। इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। मदसन सुमी यानी कि संवर्धन मदसन स्क्रीन पर आएगा आपके सामने स्टॉक। कंपनी QIP की तैयारी कर रही है और एक साइजेबल QIP दरअसल कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। अब क्या वजह है फंड रेज की, कितनी यहाँ पर प्रोमोटर्स की तरफ से डाइल्यूशन होगी, ये सारे डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यतिन, जो इनफैक्ट एक्सक्लूसिव ये डेवलपमेंट CNBC आवाज़ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यतिन, क्या सुन रहे हैं आप? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमारी जानकारी के हिसाब से सामिल यानी संवर्धना मदरसन अपना $1 बिलियन यानी लगभग 8-8.5 हज़ार करोड़ का QIP किसी भी वक्त लॉन्च कर सकती है। ऑब्वियसली हमारी जानकारी के हिसाब से इसी महीने जो है फंड रेजिंग कंपनी को कंप्लीट करना है और एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक आपको ये QIP खुलता हुआ नज़र पड़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनेबलिंग रेजोल्यूशन, रोड शोज सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जहां फीडबैक बहुत शानदार मिल रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। इनफैक्ट मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, जो सूत्रों से जानकारी हमको मिल रही है कि 3 से 4 गुना की डिमांड ऑलरेडी आपको ऑन अ वाइट पेपर बेसिस दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो रोड शोज हुए हैं और जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसके लिए जो सिटी की आज रिपोर्ट आई थी उसके प्रेशर के बावजूद स्टॉक में आज आपने एक रिकवरी देखी है। तो कहीं ना कहीं QIP का एक्सपेक्टेशन है बाजार इस काउंटर में बिल्ड कर रहा है। अगर आपको जानकारी है तो कंपनी की जो नेट डेट है वो 13-14 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास है। उसके ऊपर कंपनी केपेक्स भी करने वाली है और कहीं ना कहीं ये जो EMS स्पेस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कंपनी को वेंचर आउट करना है, अपना नेट डेट टू एबिटा जो अभी डेट टाइम है उसको 1 टाइम के नीचे लाना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये QIP लॉन्च करने की कोशिश मदरसन सुमी बहुत जल्दी करने वाली है। ऑब्वियसली जब हमने कंपनी को ईमेल लिखा तो कोई प्रकार की टिप्पणी अभी तक उनसे आई नहीं है, लेकिन क्लियरली QIP लॉन्च की तैयारी अब संवर्धना मदरसन में आती हुई नजर पड़ रही है। QIP लॉन्च की तैयारी संवर्धन मदरसन में आती हुई। यतिन, आपने वो 2 सुबह की रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी कि
एनवायरनमेंट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली जो ग्लोबल डिमांड या फिर ग्लोबल गाइडेंस कुछ की प्लेयर्स का आया है, उसके सामने क्या क्रूशल होगा लश्कर तैयार करना की ज़रूरत पड़ी तो एक्सपैंड करेंगे? तो देखिए हर्षदा, अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो अगले 2-3 सालों तक का काम मदरसन के पास है ऑटो एंसिलरी स्पेस पे। और इसकी आप अगर हम कंट्री डाइवर्सिटी देख सकें तो 20% इंडिया से उनका रेवेन्यू आता है, करीब 18% यूएस से, जर्मनी से। सो कंट्री वाइज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कस्टमर वाइज भी ये डाइवर्सिफाइड है। अगर हम मर्सिडीज़ की बात करें, ऑडी की बात करें, मारुति की बात करें तो टॉप 10 क्लाइंट्स में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑटो स्पेस की बात करें तो कोई लग्जरी कार मार्केट में अगर स्लो डाउन आ जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर बिजनेस तो है ही। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो मार्केट को जो सिग्नलिंग की है मैनेजमेंट ने, वो ये की है कि बहुत बड़ी तरीके से उनको मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आना है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। तो ईएमएस स्पेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरीके से उन्होंने पिच की है इन्वेस्टर्स को। और ये स्टोरी जो है आपने देखा ही है, डिक्सन और केन्स के हिसाब से शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद वो चीज़ भी कंपनी बहुत एग्रेसिवली पिच कर रही है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को इतना ऑटो सेक्टर से भय नहीं लग रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों BMW ने अपना गाइडेंस काटा, BMW से हार्डली 4-5% कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है और नए बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी वेंचर आउट कर रही है। M&A अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। सहगल साहब जाने जाते हैं M&A के लिए और नए बिजनेस वेंचर्स के लिए। तो ये देखा जाएगा कि कैसे ये QIP का प्रोसीड यूज़ होगा। लार्जली केपेक्स और डेट चुकाने के लिए, बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। शुक्रिया यतिन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट डाला। देखिए ऑटो एंसिलरी से EMS का रास्ता, और नोमरा की रिपोर्ट भी इनफैक्ट समल को कल मेंशन कर रही थी, जिस पर हम बात भी कर रहे थे। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। वेरी क्विकली सिद्धार्थ, आपकी क्या राय है सामिल पर और ये जो तैयारी हो रही है 8,000 करोड़ के QIP की? जी बिल्कुल हर्षदा, जो अभी हमें यतिन ने बताया, डेफिनेटली हमारा भी व्यू पॉजिटिव है संवर्धना मदरसन। जो उनके जो पॉजिटिव्स हैं अगर आप देखें तो एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस सेगमेंट्स एंड अक्रॉस कस्टमर्स। तो EV साइड में काफी उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, वो एक काफी पॉजिटिव बनाता है। और जो ऑटो साइकिल है जिससे इनको इम्यून करता है। और दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है अक्रॉस सेगमेंट्स, उससे भी सैमिल को बहुत बड़ा पॉजिटिव मिलता है। हमें लगता है कि उनकी जो ऑर्डर बुक है काफी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट $94 बिलियन का जो ऑर्डर बुक है ग्लोबली, वो उसे अच्छे पोजीशन में रखता है। एंड अब जो ये नया जो QIP है, इससे जो आगे चलकर कंपनी और भी जो नॉन ऑटो सेगमेंट्स में जो ग्रोथ कर रही है, इसे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा। फिलहाल के लिए विदाउट टेकिंग दिस कैपेक्स इनटू कंसिडरेशन, जो हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 218 का है, तो स्टिल अ गुड अपसाइड। एंड आई थिंक ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ सैमिल। ओके, संवर्धना मदरसन और फंड रेज QIP के थ्रू और 190 पर ट्रेड करता हुआ, और मतलब ऑलमोस्ट ही हाई पर। अच्छा, मीनवाइल आप निफ्टी IT को लेके आइए एक बार। जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और जब वो बात कर रहे थे करीब करीब 43,490 पे था, अभी करीब 100 पॉइंट का स्विंग देखिए, हल्का सा बैकफुट पे आया है। बट हमें क्रक्स क्या निकालना है कि IT जोर पकड़ रहा है एक बार फिर से। और इस क्रम में लेट्स ब्रिंग कोफोर्ज का प्लेसमेंट 7,018 पे 7,020 पे, इसने अपने जो वो हाई को है क्रॉस कर लिया है। स्नेहा, आई मीन क्लियर कट ब्रेकआउट, मोमेंटम स्क्रीन पे परसिस्ट कर रहा है। क्या 7,000 की एट द मनी कॉल्स के साथ इसको अप्रोच करना चाहिए इस वक्त कोफोर्ज को? अगर आप काउंटर देखें तो यस, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर। अगर आप ऑप्शंस एक्टिविटी देखें तो 7,300 कॉल और उसके ऊपर की भी 7,400 की कॉल काफी एक्टिव दिख रही है। नीचे में पुट्स की राइटिंग भी आ रही है, जो एट दी मनी कॉल है 7,000 में, वहां पे अनवाइंडिंग है। तो ओवरऑल ऑप्शंस एक्टिविटी देखकर लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एंड एटलीस्ट हम देख सकते हैं कि जो हमने स्ट्राइक्स देख रहे हैं कि एक्टिव है, तो 7,200 300 के लेवल्स पॉसिबल है। ओके, कोफोर्ज बात करते करते ऑलमोस्ट 7,030 की ट्रैजेक्टरी में, 31 की ट्रैजेक्टरी में मूव आ रहा है जनाब, बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। और बात करते करते इसमें एक वर्टिकल राइज आया 7,031, 7,032 मोमेंटम है इस वक्त मिड कैप IT में। चलिए अब एक काम करते हैं, मोमेंटम की बात हुई तो एक बात को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और वो बात है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की। दरअसल आपने CY23 को देखा होगा, पूरा रियल स्टेट भागा, रियल स्टेट एंसिलरी भागा, लेकिन
ये बीते 6 महीने और स्पेशली बीते 3 महीने HFCs पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। क्या कारण है इसका? सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, क्या वो चीज़ है जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब बैंक्स बिल्कुल शांत हैं, इन HFCs को भगा रहा है? देखिए, एक बड़ा ट्रिगर तो बना है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO भी, जहां पर हम सबने देखा कि किस तरह से 6,500 करोड़ रुपए की डिमांड के सामने रफली 3-3.25 लाख करोड़ रुपए की एक सप्लाई आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये इंडिकेट करती है कि इस सेक्टर में या इस तरह की कंपनियों में जहां वैल्यू है, वहां पर बाजार कितने अच्छे पैसे देने को तैयार है। तो वहाँ कुछ एक कंपैरिजन भी अगर देखा जाए तो बाकी सिचुएशन वाइज भी अब इस तरह की वैल्यू अगर बाजार नई कंपनियों को दे रहा है तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो उनकी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और सोमवार को यहाँ लिस्टिंग भी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो वो एक बड़ा ट्रिगर के तौर पर इनके लिए कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अनुमान भी है कि शायद 100% प्रीमियम से ज़्यादा पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शेयर अगर इस तरह के प्रीमियम पर ट्रेड होता है तो 7 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस ग्रोथ इस सेक्टर के बाकी प्लेयर्स की अगर सिचुएशन देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सामने, तो वहाँ पर अभी भी बहुत अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, जो कि मार्केट शायद रीड भी कर रहा है। सबसे पहले कुछ एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन की पिक्चर, करीब 4% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ये कंपनी कामकाज करती है, जो कि इस सेक्टर की सबसे बेहतरीन NIMs हैं। फिर आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग करीब 3.7% के NIM इसके भी हैं। कैनफिन होम करीब 13.5% के आसपास के, हालांकि एप्टस वैल्यू का ज़्यादा NIM है, लेकिन इसका टिकट साइज़ भी छोटा और यहाँ पर एसेट क्वालिटी भी ज़्यादा सिचुएशन वाइज ख़राब है। बजाज हाउसिंग का ग्रॉस और नेट NPA सबसे कम सेक्टर में, लेकिन कैनफिन होम करीब 1% के आसपास का ग्रॉस NPA और रफली 0.5% का नेट NPA। LIC हाउसिंग 3.5% का ग्रॉस NPA और 1.5% का नेट NPA, और PNB हाउसिंग 1.5% का ग्रॉस NPA और करीब 1% का नेट NPA। एप्टस वैल्यू रफली 1.5% का ग्रॉस NPA और रफली 1% के आसपास के नेट NPA जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो रेटिंग वाइज भी देखा जाए तो बजाज हाउसिंग सो फार सबसे बेहतरीन रेटिंग में आते हैं, लेकिन LIC हाउसिंग AAA रेटिंग यहाँ पर है, कैनफिन होम AAA रेटिंग है, PNB हाउसिंग, आधार हाउसिंग, एप्टस वैल्यू की हालांकि AA नेगेटिव रेटिंग है, लेकिन बाकियों की रेटिंग में एक बढ़िया नंबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू जहाँ पर अब लिस्टिंग के बाद 7 टाइम्स पर बजाज के कामकाज करने की उम्मीद है। बजाज जो LIC हाउसिंग फाइनेंस होगा वो करीब 2 टाइम पर, PNB हाउसिंग 1.5 टाइम पर और कैनफिन होम 2.5 टाइम पर। हालांकि एप्टस वैल्यू अब तक सबसे महंगा था, लेकिन अगर डबल की लिस्टिंग होती है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस शायद हायर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी वैल्यू जो PNB हाउसिंग और कैनफिन होम और LIC हाउसिंग में है, वो शायद मार्केट ने रीड कर ली इस IPO की लिस्टिंग से पहले, और उसका एक इम्पैक्ट हम पूरे स्पेस के अंदर आता हुआ देख भी रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे एक हिस्टोरिक एक कंपैरिजन भी किया सुमित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैल्यूएशंस और साथ ही साथ एक नया ट्रिगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और 16 तारीख को यानी सोमवार को जब हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे तो वो लिस्टिंग है। और जिसे कह रहा था ना मैं, HDFC की विदाई के बाद जो एक स्पेस वैकेंट था, खाली पड़ा हुआ था काफ़ी समय से, कि लीडर कौन है इस स्पेस का, वो शायद इस स्पेस को दोबारा मिले। और एक कहते हैं ना मैं सुसज्जित पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये सेक्टर नज़र आएगा आपको सोमवार से। मीनवाइल थ्रेशोल्ड पॉइंट पे निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक 51,980 का भी एक स्विंग लगा के आया। एक्सिस बैंक वो लीड प्रोवाइड करता हुआ, एक्सिस बैंक वाकई अच्छा मूव दे रहा है। आशीष बहती जी का ट्रेड था, अपोलो टायर्स दैट्स डूइंग वेल। और अब इस बीच मैं बीते 5-7 मिनटों से ये फील कर रहा हूँ कि ICICI बैंक की ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब ये कल के स्विंग हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ, याद रखिएगा कल इसका ऑल टाइम हाई क्लोज था। रचना जी, आपका टेक ICICI बैंक पे 1253 डे हाई पर, और अगेन इट्स ये एक ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ ICICI बैंक के लिए। जी, ICICI बैंक डेफिनेटली पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, कल भी था और आज यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत नजदीक दिख रहा है मुझे। 1250 को जैसे ये क्रॉस करेगा, जो इसका प्राइस स्विंग हाई भी था और वैसे भी प्रीवियस डे हाई भी है, ये अगर पूरा वीक के हाई को विच इज 1250-51 उसको जब क्रॉस करेगा तो इमीडिएटली 1265 की तरफ जाने के लिए रेडी होना चाहिए। एंड डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए इसमें 1240 को एज अ सपोर्ट नजर में रखना चाहिए। ये लेवल्स फ्यूचर्स के हैं। एज अ डिस्क्लोजर आई हैव ओपन पोजीशन हियर। ओके, आपका डिस्क्लोजर भी है कि आपकी यहाँ पे एक्सपोजर है। कोफो जो ट्रेड हमने लिया वो अच्छा करता हुआ, एक्सिस बैंक जो हमने ट्रेड लिया वो अच्छा करता हुआ, अभी ICICI बैंक को हमने इस डिस्कशन में आई थिंक इंक्लूड किया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिड कैप की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मिड कैप्स वाकई आज का बाजार का सबसे महत्वपूर्ण और एक स्ट्रॉन्ग कड़ी है। लेट्स ब्रिंग इंडिया सीमेंट्स क्या कर रहा है यहाँ पर, 367.90 छोड़ता हूँ, कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं है, इसको
यहाँ से हटाते हैं। सिद्धार्थ जी, प्लीज़ एक बार ज़रा एक स्टॉक में आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा, ज़रा थोड़ा सा इसी स्पेस को कुछ देर तक आई मीन जो ट्रेड आशीष भतीजी ने रिकमेंड भी किया था टायर स्पेस, उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये ऑटो की तेज़ी के साथ भी चला, बट अब मेजर ट्रिगर है कि जो CY23 में और काफ़ी समय तक रबर प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने के बाद अब थोड़े सॉफ्ट पड़े हैं। ऑल दो OEM से थोड़ी सी जो डिमांड है अभी कम है, बट जो हमारी CH से बातचीत हुई थी उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। और एक और चीज़ के जो प्रीमियम मार्केट्स, प्रीमियम टायर्स की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी है, वो प्राइस हाइक भी कर रहे हैं कुछ। आपका टायर में इस वक्त सबसे प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? जी वीरू, देखिए डेफिनेटली जो OEM साइड से प्रेशर है वो डेफिनेटली नंबर्स में दिख रहा है। लास्ट ईयर का एक हाई ग्रोथ बेस के ऊपर अगर इस साल के अगर आप अनुमान का देखें तो बोथ अपोलो टायर्स, C8 दोनों में हमें लगता है कि थोड़ा नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिले 7-8% का। वैल्यूएशन वाइज दोनों ही स्टॉक काफी कंफर्टेबल है और जो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया रिप्लेसमेंट मार्केट एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जहां पर ग्रोथ कायम है। और सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर जो इस साल नियर टर्म को ट्रिगर देता है वो है मार्जिन्स, जहां पर लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से मार्जिन्स की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ हो और प्रॉफिटेबिलिटी को तो थोड़ा बढ़ाए। तो हमें लगता है कि जो OEM प्रेशर है वो ऑटो स्पेस को अगर प्ले करें तो ऑटो एंसिलरी एक काफी बेटर स्पेस है, काफी बेटर प्रॉक्सी है, बिकॉज इनका डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस होता है अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस सेगमेंट्स एंड अक्रॉस ज्योग्राफीज। तो बोथ अपोलो एंड C8 टायर्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है विद अ बाय रेटिंग, एंड आई थिंक विद द नियर टर्म सबड्यूडनेस इन क्रूड दोनों ही स्टॉक पे आप पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। ओके, अपोलो टायर्स बातचीत करते करते 529 पे डे हाई पर ये याद रखिएगा तेज़ी जो है ना वो काफ़ी डे में जो है ना वो काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स तक विजिबल है। मेन बाय जरा डिक्सन लेके आइए एक बार। डिक्सन 13,065 हो गया जनाब बात करते करते, लेकिन मेरे को अभी कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, इसको स्किप करता हूँ। निफ्टी फार्मा लेके आइएगा। निफ्टी फार्मा ये वो इंडेक्स है जो अभी बात करते करते डे हाई पर आ चुका है और इनफैक्ट 23,500 पे ये इसका ऑल टाइम हाई क्लस्टर भी है। हालांकि मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बेस्ट ट्रेड फार्मा में क्या होगा, वक्त दीजिए मुझे थोड़ा सा, आई थिंक निकाल ही लेते हैं। निफ्टी फार्मा और यस एबट इंडिया नो बैकफुट पे, उसके बाद एलकेम, अरविंदो, बायोकॉन, सिप्ला 1662 पे। आई थिंक ये है बेटर प्लेस स्टॉक का। राजेश सतपुत्र जी, सिप्ला को देखिए 1662 पे, प्लीज़ 1660 की कॉल ऑप्शन भी स्क्रीन पे रखिएगा। एक अच्छा इसने लास्ट वीक के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बेस बनाया, वहाँ से पुल बैक दिया। आज अब ये वो अगस्त 30 का स्विंग हाई काटता हुआ। राजेश जी आपका टेक इस वक्त। मीनवाइल ग्रेनुअल, सिप्ला दोनों डे हाई पर है। वीरेंद्र जी, देखिए सिप्ला में हमारा जो बायस है वो पॉजिटिव, और इनफैक्ट टेक्निकली अगर आप देखें तो 1635 के आसपास नेकलाइन थी, जो ब्रेकआउट के तौर पे आप कह सकते हैं कि दैट इज अ नेकलाइन व्हिच इज वेरी क्रूशियल। तो मुझे लगता है सिप्ला का ये स्ट्रक्चर 1630 1635 के ऊपर पॉजिटिव बनेगा। चार्ट पे ये दिखता है कि ये 1750 की तरफ भागेगा कम से कम। लेकिन अगर आपको स्विंग लेना है या प्ले करना है ऑप्शन के जरिए, तो 1660 का कॉल ऑप्शन मैंने भी यहाँ पे लगा के रखा है। 1660 का कॉल ऑप्शन वीरेंद्र जी 28 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2020। मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट जो दिखता है वो करीबन 40-42 होगा। अगर वो सरपास करता है तो मुझे लगता है इन दैट केस 55-60 तक भी मूव मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग 40-42 का टारगेट लेके सिप्ला का 1660 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। 60 का कॉल लेकर चले। सिप्ला में एक अच्छा मोमेंटम इस समय बनता हुआ। कविता जैन हमारे साथ जुड़ गई। कविता, आफ्टरनून, इस समय का ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, अभी मुझे लग रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर अच्छे ब्रेकआउट आते हुए दिखे हैं। अगर आप इसका ऑप्शन सेटअप देखें तो 13,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो रिड्यूस होता हुआ दिखा है अप टू 13,400 तक की कॉल राइटर्स। तो मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखना चाहिए। आप इसे ऑप्शन के रूट से भी ट्रेड ले सकते हैं। 13,000 का कॉल अगर आप देखें तो वो भी 385 रुपए के आसपास है। डिक्लाइन अप टू 375 आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 340 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 420 450। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है।
ओके, डिक्सन जो एक तेज़ी वाला ट्रेड इनफैक्ट बना हुआ है, उसी में पोजीशन कंटिन्यू करें। यहाँ पर कुछ ही देर पहले हमने मेंशन भी किया था स्टॉक को, 13,000 का कॉल 386 पर है, एक बाय साइड का मौका। बात करते करते वो स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है इस समय। लेकिन आज सुबह में हमने एक बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने शेयर की थी, वो थी गोल्ड को लेकर। गोल्ड कॉमेक्स पर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। मुथूट मनप्पुरम जैसी कंपनियों में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन साथ ही ज्वेलरी कंपनियों में भी वो चमक बनती दिखाई दे रही है। तो कैसे जोड़ बैठता है सोने की चमक का ज्वेलरी कंपनियों का, कंसिडरिंग सोना इनके लिए एक मेजर इनपुट कॉस्ट है? मंगलम हमारे साथ है ये बताने के लिए। मंगलम, बताइए क्या चल रहा है? तो आप देखें तो आज सुबह से ही नहीं, पिछले कई हफ्तों से काफ़ी सारे ज्वेलरी कंपनीज में बहुत बड़ा मूव देखने मिल रहा है। आप देखें, या तो कल्याण हुआ या सेनको हुआ, या छोटे ज्वेलरी कंपनीज भी जैसे TBZ, मोती सन्स और साथ में PC ज्वेलर एक्सेट्रा, वो भी काफ़ी चल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि क्या रीजंस हो सकते हैं। 4 मेन कारण दिखते हैं। सबसे पहले तो कल्याण ज्वेलर्स, अगर आप देखें तो 22 अगस्त को जब एक वॉरबर्ग पिंकस ने ब्लॉक डील में स्टॉक बेचा था, तो किसने खरीदा था? प्रमोटर्स ने। ऐसे मार्केट में जहां प्रमोटर्स खुद अपना स्टॉक बेच रहे हैं, यहां एक अनयूजुअल चीज़ ये थी कि प्रमोटर्स ने खरीदा था। दूसरा, कल एक ब्रोकरेज नोट आया था HSBC की तरफ से कल्याण ज्वेलर्स पे, काफ़ी पॉजिटिव था। आज भी एक ब्रोकरेज नोट है। वो देख रहे हैं कि जिस तरह से टाइटन ने अपना एक वैल्यू क्रिएशन जर्नी बनाया है, वो रोड मैप बन गया है बाकी सब कंपनीज़ के लिए भी। दूसरा कि अब हम वी आर इन द फेस्टिवल एंड ऑफ द ईयर। जैसे गणेश चतुर्थी चालू होती है, गणेश चतुर्थी से लेके साल के एंड तक काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, शादियों के डेट्स आते हैं, तो उस लिहाज से ज्वेलरी की परचेज जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा, बजट में जब ड्यूटी कट हुआ था तो एक्सेलरेटेड फॉर्मलाइजेशन हो गया था। जितने भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, आज से 2 साल पहले अनऑर्गेनाइज मार्केट कुछ 20-22, ऑर्गेनाइज मार्केट कुछ 20-22% था, अब वो 37% हो चुका है। तो एक्सेलरेटेड फॉर्मलाइजेशन वो सब कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा दे रहा है। और अगर आप देखें मोती सन्स, सेनको गोल्ड, थंगामाइल और TBZ, ये सब लोकल ज्वेलरी कंपनीज़ है, घरेलू ज्वेलरी कंपनीज़ है। ये सब क्यों चल रहे हैं? क्योंकि PN गाडगिल ज्वेलर्स का IPO भी आया है। तो लोग कह रहे हैं कि PN गाडगिल जो एक प्रांत, एक शहर पुणे से 65% अपना रेवेन्यू कमाता है, अगर उसे हम ये वैल्यू दे सकते हैं तो बाकी सब क्या ख़राब है, उन्हें भी देखा जाए एक तरफ से। तो उस रीज़न से भी ये सब कंपनीज चल रही हैं। पर आपने शुरू में यही कहा कि सोने के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, उससे ज्वेलरी कंपनीज को क्या फ़र्क पड़ता है? तो जितने फॉर्मल बड़े ज्वेलरी कंपनीज हैं जैसे कि टाइटन, सेंको, थंगामाइल, कल्याण, ये सब क्या करते हैं? टाइटन तो 100% अपना जो गोल्ड है वो हेज कर देता है। तो गोल्ड प्राइस बढ़ने या कम होने से उनको कोई इन्वेंट्री में प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि सेनको, थंगामाइल और कल्याण भी मेजॉरिटी उनका जो गोल्ड है वो हेज कर देते हैं। बट जो मिनॉरिटी गोल्ड उनका बचा है, सेनको गोल्ड जैसे 90% अपना हेज करता है, बचा 10%, और थंगामाइल भी 89% अपना हेज करता है, बचा 11%, वो सब उनको इन्वेंट्री गेन के उनको उनके बुक्स में इन्वेंट्री गेन जैसे रिकग्नाइज होगा। तो अगले क्वार्टर में आप देखेंगे गोल्ड प्राइस बढ़ गए हैं, तो उन्होंने समझो गोल्ड कुछ एक प्राइस पे खरीदा होगा, उससे लेके अब तक जितनी बढ़त हुई है गोल्ड प्राइसेस में वो उनके बुक्स में इन्वेंट्री गेन में दिख जाएगा, तो वो उनके लिए पॉजिटिव होगा। बट आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं छोटे छोटे कंपनीज में, उनका जो प्रपोर्शन ऑफ अनहेज्ड गोल्ड है वो बढ़ता रहता है। तो आप सोचें कि TBZ या PN गाडगिल फॉर इंस्टेंस, उनका 60% गोल्ड अनहेज्ड है, क्योंकि ये फैमिली ओन्ड कंपनीज है। तो इनकी सबसे ज़्यादा कमाई तभी होती है जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, वो लेके अपने बुक्स में रख लेते हैं, फिर गोल्ड प्राइस जब बढ़ता है तो उसे एज अ गेन वो रिकग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए बड़ी कंपनीज से ज़्यादा छोटी सेकंड लेवल ज्वेलरी कंपनीज है वो आज काफ़ी चल रहे हैं। जी हाँ, ये सारी छोटी मिड कैप कंपनियां जो ज्वेलरी स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी तेज़ी, बहुत बेहतरीन तरीके से मंगलम ने इसे समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मंगलम। एक लंबी लिस्ट हो गई है और PN गाडगिल के आने के साथ एक और बड़ा नामी ब्रांड दरअसल आपको मिलेगा ट्रेड करने के लिए। सिद्धार्थ, आपका रुझान किस गोल्ड स्टॉक पर रहेगा बियॉन्ड सेनको? कंसिडरिंग सेनको की हम चर्चा कर चुके हैं, और आपने अगर PN गाडगिल पर भी वो इशू पड़ा होगा, इसकी लिस्टिंग इनफैक्ट अगले हफ्ते होने वाली है, ये बताइए ये कैसे स्टैकअप करेगा बाकी पीयर्स के सामने? जी अर्शदा, सबसे पहला डिस्क्लेमर, मोतीलाल इज द बैंकर टू PN गाडगिल IPO, तो हम ही वो IPO लेकर आए हैं स्ट्रीट में।
तो उस पर व्यू तो मैं दे नहीं पाऊंगा, बट ओवरऑल जो ज्वेलरी स्पेस है उसमें हमारे व्यू जो है, हम तीनों स्टॉक्स कवर करते हैं, राइट फ्रॉम टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स एंड सेनको। तो अगर आप देखें तो टाइटन में जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है, बट बीइंग अ लार्ज कैप और जो मार्केट लीडर रहा है तो प्रीमियम वैल्यूएशन और एक स्टेडी ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। Kalyan Jewellers is the other favorite that we like. Very strong growth, consistent expansion, store expansion across India. Q1 में देखें तो ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ दिया, जहां पर टाइटन ने 15% ग्रोथ दिया। तो डेफिनेटली एक जो मिड कैप स्पेस आप बोलिए कि जो एक चैलेंजर टू द लीडर है जो टाइटन, उसको कल्याण हमें लगता है कि वो नेक्स्ट चैलेंजर है जो एक नेशनल लेवल पर उभर कर आएगा। इसके साथ ही जो छोटे प्लेयर हैं जिसमें सेनको हमारे कवरेज में है और हमें पसंद है, तो तीनों ही स्टॉक्स पे व्यू पॉजिटिव रहेगा, कल्याण, सेनको और टाइटन। बताइए, ज्वेलरी स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर सीधा सोना खरीदने जाएंगे? प्रकाश साहब, आपसे पूछ रही हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, कल्याण के नहीं, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वीरू होते तो वीरू या तो रचना जी से पूछते या स्नेहा से पूछते या कविता से पूछते। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप स्टॉक खरीदोगे या फिर सोना खरीदने जाओगे? बाय मोड पर है कल्याण ज्वेलर्स, लेकिन मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, इतना कह सकते हैं। 717 पे 700 का स्टॉप लगा चले और हाई जोन में लेंगे। थोड़ा स्ट्रेच है कल्याण ज्वेलर्स, बट स्टिल अप। कल्याण ज्वेलर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम। अच्छा, एक कॉन्वर्सेशन को मैं रिविजिट करना चाहती हूँ जो सुमित ने बताया आपको कि किस तरह से हाउसिंग कंपनियों के वैल्यूएशन स्टैक अप हुए हैं। अब जब बजाज हाउसिंग के आईपीओ की बात आई, हमने देखा था एक रिपल इफेक्ट, एक तेजी की आप कह सकते हैं करंट सा दौड़ गया बाकी सभी हाउसिंग कंपनियों में, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 30-31% तक की CAGR ग्रोथ दिखा रहा है। दूसरी कंपनियों की ग्रोथ शायद इतनी नहीं होगी, कंसिडरिंग बजाज का AUM कुछ और है, लेकिन किस तरह की वैल्यू और किस तरह का बेस है। आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का AUM देखिए और बजाज का AUM देखिए तो वहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन इस IPO के साथ सिद्धार्थ, आप भी मानेंगे, ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक नई जान आ गई है, नई ऊर्जा आ गई है। ये बताइए, पहले तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिस्टिंग के दिन, कंसिडरिंग अगले हफ्ते इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, और साथ ही साथ अगर कोई इस इशू का हिस्सा नहीं बन पाया है तो उनके लिए क्या बजाज हाउसिंग अट्रैक्टिव रहेगा या फिर दूसरे कई सारे लिस्टेड विकल्प हैं उनकी तरफ आप ध्यान ज्यादा डालेंगे? जी बिल्कुल अर्शद, ये बजाज फाइनेंस का IPO जो आपने सही कहा कि जो एक मार्केट में मार्केट लीडर का वॉइड था एटलीस्ट इन दी लिस्टेड स्पेस, वो एक भरेगा। हमें हमारा व्यू बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे पॉजिटिव है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट ये जो प्रीमियम लिस्टिंग होगा, यहाँ पर आपने सही क्वेश्चन पूछा कि अब नए इन्वेस्टर्स जिन्हें IPO में नहीं मिला है, मुझे लगता है कि उसके सामने बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ है और अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट है। फॉर एग्जांपल PNB हाउसिंग फाइनेंस हमें काफी पसंद है। कंपनी ने अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको काफी रिस्ट्रक्चर किया है, चेंज किया है और रिटेल सेक्टर की तरफ प्रायोरिटाइज किया है। कॉर्पोरेट लोन का जो रेशियो है वो अब घटकर सिर्फ 4% रह गया है, जो पिछले कुछ सालों पहले 20% का रहता था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हाल में अगर आप देखें तो PNB हाउसिंग पर अपना अपग्रेड दिया है, तो वो भी एक काफी पॉजिटिव होता है। स्पेशली अगर आप NBFCs की बात करें तो रेटिंग अपग्रेड से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है। तो अगले 2-3 सालों में हमें लगता है कि अच्छी खासी जो 25-26% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकता है और वैल्यूएशन अराउंड 1.6 टाइम पर ही ट्रेड करता है। तो एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है, ब्रांड नेम अच्छा है और ग्रोथ एक स्टडी 25% ग्रोथ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर PNB हाउसिंग जैसे स्टॉक्स को देखा जा सकता है इन दी एग्जिस्टिंग मार्केट। जी और अच्छा, दो स्टॉक्स लेके आइए, जोमेटो और जुबिलेंट फूड्स। पर हर्षदा, आज जोमेटो बैकफुट पे है और जुबिलेंट फ्रंट फुट पे, बताइए क्यों? एक डिफरेंशियल बताइए और ये क्यों परसिस्ट कर रहा है आज? आज घर से बाहर निकलने का दिन है, दिल्ली NCR के लिए घर से बाहर निकलने का दिन। अरे घर से बाहर निकलने का दिन है कि नहीं निकलने का दिन है? क्योंकि जुबिलेंट फूड में आप जाकर आज जो मौसम है वीरू, पर डोमिनोज का आई डोंट नो, डोमिनोज में कोई जाता है क्या? तो घर पे ही मंगाते हैं। जाता है, मतलब बाहर भी जाते हैं तो चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मैं बताऊँ हर्षदा, मैं आपको एक क्लाइमेट दिखाता हूँ जरा। आज दिल्ली NCR, मतलब मुझे लगभग 2005 से हूँ मैं, ऐसा मौसम मैंने नहीं देखा। सितंबर मिड में टेम्परेचर अभी 25 डिग्री टेम्परेचर था, बारिश, एकदम अंधेरा टाइप का। कल सुबह तो बताऊँ मैं कुछ देर के लिए हर्षदा 8 बजे के आसपास गाड़ी की लाइट जानी पड़ी थी।
मतलब इतना अच्छा मौसम। अब मुंबई में क्या हालत है हर्षदा इस वक्त? मतलब मुंबई मैंने में नहीं देखा सितंबर ऐसा, इतना खूबसूरत सितंबर। नहीं, मुंबई में तो ये गणेश चतुर्थी या फिर गणपति फेस्टिवल खत्म होते होते बारिश भी गुड बाय गुड लक कह देती है आपको। तो आई अज्यूमिंग इस वीकेंड अगर अच्छी बारिश हो जाए तो हो जाए, वरना ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि विसर्जन के दिन अच्छी बारिश होती है और उसकी तैयारी होगी अगले हफ्ते। और आज आई थिंक वो 7वें दिन का विसर्जन है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो सुबह तो जमकर हो रही थी बारिश, आज शाम को देखते हैं। हाँ, मैं जब लास्ट टाइम बजट के लिए मुंबई आया था उस वक्त जो बारिश थी ना हर्षदा, मैं मुंबई छोड़ते वक्त मुझे पहली बार बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्लाइमेट का मज़ा लेना चाहिए था। पर आज 3 दिन से जो दिल्ली का हाल है, आई मीन मतलब कहीं पानी भराव नहीं है, मतलब ट्रैफिक भी गुड़गांव में है, बट दिल्ली एनसीआर में मतलब दिल्ली में, नोएडा में स्थिति अच्छी है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, मतलब आप ये दफ्तर से ये कैमरा पैन किया गया है, ग्रेटर नोएडा दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। तो आप समझ सकती हैं कि दिल्ली का क्या हाल है इस वक्त। बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर। खैर, मैं जोमेटो की बात छेड़ी थी, जोमेटो से बात लेके आया था ये। एक बार जोमेटो को देख लीजिए। जोमेटो इस वक्त अब फरवरी 2022 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। रचना जी 683, सुबह भी मैंने बात छेड़ी थी। आपका व्यू मैम, ये जोमेटो, ये जुबिलेंट फूड्स जा कहाँ रहा है अब? आपकी बात वैसे एक सही, आज बाहर जाने का दिन है एंड आई डू अग्री विद दैट। एंड कमिंग टू जुबिलेंट फूड्स, I would say that this particular counter it is ready for further up move. जितना strong पिछले 2-3 दिन का ट्रेंड रहा है ऐसा ही और रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आज की कैंडल जो है अभी जितनी है उससे काफी बड़ी होकर क्लोज होनी चाहिए इन द रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे। एंड अगर नहीं भी हुई तो कल के दिन में ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू करके इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। इस तरीके का यहाँ पे चार्ट सेटअप है और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी साथ में है। मेरे हिसाब से विद इन अ डे और 2 ये काउंटर 700-710 को क्रॉस करना चाहिए। ओके, जुबिलेंट फूड्स एट 683 और मल्टी ईयर हाई, ग्रेट स्विंग। और निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 25,373। तो वो जो 25,400 का कॉल लेटर एक ग्रिप ले रहा था ना, उसका ग्रिप लेना एज ऑफ नाउ तो उसके हक में जा रहा है। बाकी अब 4 का चौका, 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। एक एक करके जो ट्रेड्स आएंगे वो आपके स्क्रीन पे रख देता हूँ। पहला ट्रेड आएगा आज का सस्ता ऑप्शन है आशीष बहती जी के सौजन्य से। उसके बाद आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करेंगे रचना जी, चार्ट के चमत्कार कविता जी पिक करेंगे और साथ ही साथ मिड कैप सिद्धार्थ खेमका जी पिक करेंगे। आइए ट्रेड्स को लेना शुरू करते हैं। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड आज का सस्ता ऑप्शन। जी ग्रीन जी, एक्सिस बैंक की 1220 की कॉल एज अ सस्ता ऑप्शन देना चाहूँगा, क्योंकि 1200 और 1220 दोनों जगह कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए इसमें क्लियरली देखने मिल रहे हैं। 27 लाख करीब कॉल राइटर्स 1200 में खड़े हैं और 1220 जो कि दमन हो चुका है, वहाँ भी 24 लाख कॉल राइटर्स है। और जिस आपका मोमेंटम बना हुआ है, हमें लग रहा है एक्सिस बैंक वेल प्लेस्ड है 1250 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 13 रुपए के करीब ये कॉल चल रही है 1220 वाली। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 9 रुपए का एक एसएल लगाना है और 20 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक्सिस बैंक का 1220 का कॉल लेकर चले, जो इस समय 1275 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 12 रुपये 75 पैसे पर है। रचना जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं यहाँ पे चूज करना चाहूंगी पीवीआर को। द डे इज आल्सो राइट फॉर चूजिंग पीवीआर एंड जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स वैसे भी अच्छा कर रहा है, तो फ्राइडे मूड वैसे भी थोड़ा बहुत दिख रहा है मार्केट में। तो पीवीआर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1640, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है इस काउंटर को बहुत जल्दी 1670 की तरफ लेके जा सकता है फ्यूचर्स। ओके, पीवीआर, तो जो घर से बाहर निकलने का एक कारण है वो ये भी है पीवीआर। कुछ देर में हम इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे पीवीआर को लेकर हर्षदा और मैं। लेकिन अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए कविता जी के पास। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? सो वीरेन जी, हाउसिंग फाइनेंस से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत अच्छे लेवल पर एज ऑफ नाउ स्टैंड कर रहा है 722। यही एज लाइक एक्सिस बैंक एक गैप एरिया हम देख रहे हैं चार्ट पर। वंस ये अपने आज के दिन के हाई को निकालता है, मुझे लगता है ऊपर की साइड 740 765 के प्राइस टारगेट की तरफ एलआईसी हाउसिंग बढ़ता हुआ दिख सकता है। इन दैट केस 710 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए।
LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक मौका तेजी का साफ बन रहा है। चलिए अब तीसरे ट्रेड की तरफ जाते हैं और चौथे ट्रेड की तरफ। आई बेग योर पार्डन, तीसरा ट्रेड आ गया है। मिड कैप फंडा की बारी है। सिद्धार्थ जी बताइए क्या होगा वो ट्रेड। जी मेरा जो मिड कैप पिक है वो है L&T फाइनेंस। कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ओवर द इयर्स। रिटेल जो एसेट्स है अब 95% ऑफ द लोन बुक मिक्स है और जो उनके जो होलसेल लेंडिंग थी वो काफी कम हो गई है। रिटेल बुक में हमने देखा Q1 में 31% का ग्रोथ था, तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कंपनी ने अपने जो ओवरऑल लाइबिलिटी जो बुक है उसको काफी स्ट्रॉन्ग किया है, जो होलसेल बुक को कम किया है और उन्होंने एक लक्ष्य 2026 करके एक टारगेट लिया था जो ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर लिया। तो काफी बेटर बुक है, ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है और जो अर्निंग्स ग्रोथ है, लोन बुक में हमें 25% का ग्रोथ अनुमान कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 28-30% विथ रिटर्न रेशियो जो ROAs है 2.7%, ROEs 14%। तो इस सब को देखते हुए हमें लगता है कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आगे चलकर चलेगा। तो बाय कीजिए L&T फाइनेंस। टारगेट प्राइस अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है, 230 का है। ओके तो ये L&T फाइनेंस तो NBFCs का ही दिन साबित हो रहा है आज। वही ज़्यादा ट्रेड्स आए हैं NBFCs और बैंक्स। चलिए आपके लिए वो लेकर आते हैं वो सारे ट्रेड। शुरुआत हमने ऑफकोर्स एक्सिस बैंक के ट्रेड के साथ की। आशीष बहेती कह रहे हैं 12 रुपये 20 पैसे का कॉल लेकर चले। 12 रुपये 75 पैसे पर सजेस्ट किया था, 13.75 हो चुका है। टारगेट इसका 20 है। स्टॉप लॉस आप 9 के आसपास लगाएंगे। PVR आइनॉक्स पर फोकस है रचना जी का, 4% ऊपर है ये, 1670 टारगेट, फिर स्टॉप लॉस 1640 का रहेगा। और LIC हाउसिंग फाइनेंस पसंद है कविता जी को, 740 से 765 के लिए एक मौका तेजी का। आप स्टॉप लॉस 710 के करीब रखिएगा। और L&T फाइनेंस ये पिक हुआ है सिद्धार्थ की तरफ से, 230 टारगेट रहेगा। एक बाय साइड का ट्रेड, यहाँ पर भी करीब 2-2.5% तक का इजाफा दिख रहा है। चलिए सारे ट्रेड्स हुए जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और काफ़ी अरसे बाद इस तरह का मूव देखने को मिला है। स्नेहा जी है क्या हमारे साथ, बताइएगा डायरेक्टर साहब। अच्छा स्नेहा नहीं है तो राजेश सातपुते जी आप देखिए IRCTC। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब इस स्टॉक में 9% का OI एडिशन देखने को मिला था। स्टॉक बहुत मामूली सा 1% ऊपर आ रहा है फ्यूचर्स में, कैश मार्केट के भाव भी आपके सामने, लेकिन ये OI एडिशन मेरे को थोड़ा सा इंट्रिग कर रहा है। बताइए 940 पर कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर्षदा जी, मुझे लगता है IRCTC में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अर्ली अगर आप देखे सेशन में तो एक अच्छा मूव मिला था, लेकिन फिजल आउट हुआ। लेकिन उसके बशर्ते मुझे लगता है जिस तरह से ये क्लोज दे रहा है, और अदर मैं कहूंगा कि जिस तरह से इसका लेवल है जो इसका 100-200 EMA के ऊपर है, जिस तरह से होल्ड किए हुए है, अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा बने रहे। रादर अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने का ये लेवल है 935 940। सो 930 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बनेगा। 955 960 ये आप कह सकते हैं कि स्विंग का पहला रेजिस्टेंस है। अगर 960 निकले फिर मुझे लगता है 1000 तक का मूव मिलेगा, लेकिन इनिशियली 955 960 ये इसका टारगेट होगा स्विंग का। ओके IRCTC सुबह स्ट्रॉन्ग था, सुबह इसमें स्विंग भी था लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया। मीनवाइल अभी जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं उसमें स्क्रीन पे विजिबल है भारत फौज। मेरे ख्याल से अभी इसने किसी ने कंसिडर नहीं किया इसको, लेकिन इसको इंक्लूड कर लेते हैं। भारत फौज हो गया और एक और स्टॉक। इनफैक्ट इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़ एक बार कविता जी। भारत फौज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 2.5 महीने की इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ आपका टेक इस वक्त भारत फौज पे। या वीरेंद्र जी, सो चार्ट का चमत्कार में मेरी एक पिक भारत फौज भी थी। आज अगर देखें तो एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड होता हुआ दिखा है, बट एज ऑफ नाउ अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1635 पर दिखता है, जो कि इसका प्रीवियस हाई था। अगर ये इसे निकाल पाता है तो एक नए मूव के लिए रेडी होगा, जो इसे फर्दर एक्सटेंड करता हुआ दिख सकता है 1660 1680 के लेवल के लिए। तो जिन लोगों की अगर पोजीशन है तो वो 1619 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन पर। जी हाँ, एक तो हो गया भारत फौज, अच्छा मूव देता हुआ डे हाई पर। एक लिख के आएगा आप AB कैपिटल प्लीज़ स्क्रीन पे, इसको भी देखते हैं ज़रा। ये भी एक लास्ट के 10 मिनटों में मूव अच्छा दे रहा है। आशीष बहेती जी ज़रा आदित्य बिरला कैपिटल है 22640, और हालांकि ये चला बहुत है 2 दिन में, बट
मतलब इस प्राइस में जो चीज़ गौर करने लायक है वो ये है कि ये अब एक ब्रेकआउट पॉइंट पे आ चुका है। वो मेरे ख्याल से 228 जो 50 का प्राइस है वो पूरा मिड ऑफ जुलाई से लेकर अब तक का हाई लेवल है। आपका टेक इस वक्त आदित्य बिरला कैपिटल पे? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा सेक्टर टेलविंड बना हुआ है पूरे एनबीएफसीज में, और जिस हिसाब से ये थर्ड अटेम्प्ट है इसका 228 वाला जो जोन है उसे सरपास करने के लिए, हमें लग रहा है ये आराम से इसको ब्रेकआउट दे सकता है। और जिस हिसाब से वेल प्लेस्ड है ये, यहाँ से 10 रुपए तक की मूव और देखने मिल सकती है। तो 236 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 222 का एक एसएल मेंटेन करें। तो ये फिलहाल आदित्य बिरला कैपिटल जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम अब जोर पकड़ रहा है, 2.5% तक के गेन्स इधर बने हैं। अब हम आखिरी आधे घंटे की तरफ बढ़ेंगे और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। निफ्टी की चाल में कोई बदलाव नहीं। निफ्टी बैंक 160 पॉइंट ऊपर और मिड कैप्स का जोश एकदम जोरों पर है, 533 अंकों की बढ़त के साथ। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और अपना एससीपीएसई इंडेक्स, इनको छोड़ अक्रॉस द बोर्ड बाकी मार्केट के सारे सेक्टर्स तेजी में ही आपको दिख रहे हैं। चलिए फटाफट से अब यतिन को जोड़ लेते हैं, और यतिन की गाड़ी आज थोड़ी सी जल्दी चल रही है। यतिन बताइए। आज वो वंदे भारत एक्सप्रेस वाली फीलिंग आ रही है। बट दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है कॉनकॉर। बड़े दिनों बाद यहाँ अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, और डीलर्स के मुताबिक यहाँ एक जो बड़ी एफआई बिकवाली कर रही थी उसकी बिकवाली खत्म हो चुकी है, और शायद यहाँ से आप एक बीटीएसटी का अगर ट्रेड लें तो 980-85 तक के टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। यानी करंट मार्केट प्राइस से 20 से 25 रुपए की अपसाइड डीलर्स को लग रही है काउंटर में पॉसिबल है। ओपन इंटरेस्ट भी आज 2% से बढ़ा है। फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है सितंबर सीरीज में। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ भी खरीदारी का मूड माहौल बन रहा है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ 2070-2080 तक के टारगेट्स आ सकते हैं नेक्स्ट वीक तक। तो शॉर्टर टर्म के लिए टाटा कॉम भी डीलर्स पसंद कर रहे हैं और यहाँ क्लाइंट्स को अपने खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो टाटा कॉम्स में एक अच्छा खासा मौका, और टाटा कॉम्स का स्टॉक करीब 40 रुपए से ज़्यादा की बढ़त दिखा भी रहा है। और दूसरा है कॉनकॉर जिसमें बढ़त देखने को मिल रही है। ये है डीलर्स की पसंद। आगे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे कि यहाँ से आगे आप किन स्टॉक्स में क्लोजिंग के से पहले ट्रेड लेकर जा सकते हैं बीटीएसटी की जब बारी लेकर आएंगे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ बिग मार्केट वॉइस में अल्केमी कैपिटल के आलोक अग्रवाल जुड़ने वाले हैं, उनसे भी डिटेल में करेंगे चर्चा मार्केट की। आप बने रहें CNBC आवाज़ पर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी करीब 25,358 पे। निफ्टी बैंक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मूव लेकर लगभग 51,926 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी में करीब 43,400 का स्तर है। फाइन, बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। हाई लेवल्स पर सस्टेन करते हुए अब इस चर्चा को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मोड़ते हैं। आलोक अग्रवाल हमारे साथ एलके कैपिटल मैनेजमेंट के जुड़ चुके हैं। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कल ही इस इंडेक्स ने, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग मूव। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन स्पेशली फ्रॉम एफआईआईज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाजार में मूव अच्छे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। अभी इन लेवल्स पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो किन किन स्पेस पे अवेलेबल है? अच्छा, क्योंकि आप देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसीज काफ़ी बड़ा मूव दे चुकी हैं। बैंक स्थिर रहे इस फेज में। निफ्टी आईटी काफ़ी चल चुका है। स्पेस कहाँ नजर आ रहा है आपको चेस करने लायक इस पर? नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन ऐसे समय पे जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हों और अक्सर प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे थोड़े एवरेजेस से ज्यादा पे दिख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप जहां ग्रोथ आ रही है वहां पे ज्यादा ध्यान दें। अगर इंडेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ कंसेंसस नंबर्स को देखें तो अगले 2 साल 14-15% की सीधी ग्रो करने की एस्टिमेट्स है। एंड कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इनमें 18-20-22% की ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां 10-12% पे ग्रोथ सीमित रह जाएगी। तो जहां पे एस्टिमेट्स लोअर हैं, सर्टेनिटी हायर ग्रोथ की नहीं है, वहां के बजाय हायर ग्रोथ सेक्टर्स में रहना बेहतर है। आपने अभी भी कहा कि एफआईआई भी ध्यान दे रहे हैं कि ऑब्वियसली इंडिया पे उनका होल्डिंग काफी ज्यादा है, नियरली 40% ऑफ फ्री फ्लोट वो ओन करते हैं।
एंड लिक्विडिटी बढ़ने पर डेफिनेटली वो इंडिया पे और ज्यादा ध्यान देंगे। एंड इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, नॉट अ वैल्यू मार्केट। तो जिस सेगमेंट्स में ज्यादा ग्रोथ दिखे उन सेगमेंट्स में रहना बेहतर है। एंड मैं ग्रोथ की जब बात कर रहा हूँ तो अगले 1 या 2 क्वार्टर के नहीं, मिनिमम 2 साल और ज्यादा टाइम के लिए जहां ग्रोथ रह सके उन सेगमेंट्स में ध्यान देना चाहिए। अच्छा आलोक जी, अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक आपका व्यू में है जो बैंक्स पे जानना चाहूँगा, क्योंकि बीते 3 महीने से इसको हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से बैंक्स जो है वो कंसोलिडेशन के मोड में है। तब तक तो निफ्टी बैंक में पैरिटी थी, लेकिन वो पैरिटी जो है वो लॉस्ट है इस वक्त। और स्पेशली ये आई थिंक डिसबैलेंस या फिर जो डिफरेंशियल है खलता है उस वक्त जब एनबीएफसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रही हैं। आप लोगों ने बैंक्स को कैसे इस वक्त अप्रोच किया है? और अगर मैं बैंक्स को भी 3 धड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जिसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप, आप पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स हर भाग में आप अपनी आई थिंक सुविधा के अनुसार क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक क्या आपका बैंक्स पे इस वक्त? सर, बैंक्स को अगर मैं पहले जनरलाइज करके देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो बैंक में देखने के लिए होते हैं, सबसे पहले होती है ग्रोथ, दूसरी होती है उनकी मार्जिन और तीसरी होती है उनकी क्रेडिट कॉस्ट, जबकि बैड लोन के प्रोविजंस। ये तीनों ही चीजें कुछ 10-15 साल के बाद बीच में एक ऐसा समय आया था, लास्ट 1-2 साल, जहां तीनों ही चीजें बहुत स्ट्रांग थी। क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग, मार्जिन भी स्ट्रांग और क्रेडिट कॉस्ट तो डिकेडल लो पे था। अब इन्हीं तीनों चीजों का साथ में अच्छा रहना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। स्पेशली अगर ग्रोथ चाहिए तो थोड़ी मार्जिन छोड़नी होगी, और अगर मार्जिन रखते हैं तो ग्रोथ थोड़ा मुश्किल है। सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, डिपॉजिट्स ग्रोथ नहीं मिल पा रही बैंक्स को। तो अगर वो रेट हाइक ना करे डिपॉजिट्स पे तो डिपॉजिट आना मुश्किल हो रहा है, और अगर डिपॉजिट ना बढ़ाए तो क्रेडिट ग्रोथ आना मुश्किल। दोनों ही केस में ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या तो मार्जिन छोड़नी होगी। तो ऐसे केस में प्रॉफिट की विजिबिलिटी, ग्रोथ की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। वो एक कंसर्न है जिसके वजह से बैंक्स भी थोड़े से रुके हुए हैं। अगर ये कंसर्न भी दूर हो जाए तो शायद बेटर कर पाए। दूसरी चीज खास बात है, जैसे आपने क्लासिफाई करने को कहा, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स या प्राइवेट एनबीएफसीज एक कंजम्पशन फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस का हिस्सा है। प्रीवियस साइकिल जो स्पेशली प्री कोविड की करीब डिकेडल साइकिल थी, वो ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की साइकिल थी। और जब कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ थी तो जो फाइनेंसिंग कंजम्पशन को कर रहे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया और अच्छी ग्रोथ की। करंट साइकिल जितने अभी तक नजर आ रही है और जहां फ्यूचर एस्टिमेट्स हैं, करंट साइकिल ज्यादा कैपेक्स डोमिनेटेड है, ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर डोमिनेटेड है। तो जो बिजनेसेस, जो लेंडर्स कैपेक्स ओरिएंटेड लेंडिंग कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी मार्जिन्स, उनकी ओवरऑल क्वालिटी थोड़ी बेटर नजर आ रही है। तो मैं क्लासीफाई इंस्टेड ऑफ बैंक एनबीएफसी के बजाय इस तरह से करना चाहूंगा कि जहां पे कंज्यूमर फाइनेंस के सवाल है तो उस जगह पे ग्रोथ वहां पे क्वेश्चन मार्क ज्यादा है। जहां पे कैपेक्स ओरिएंटेड लेंडिंग है वहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी ज्यादा है एंड मार्जिन्स की भी विजिबिलिटी बेटर है। क्योंकि हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, आलोक, मैं आपसे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि अब यहाँ से रुझान इंटरेस्ट रेट्स का क्या रहेगा। कंसिडरिंग ईसीबी ने वो रेट कट किया, अगले हफ्ते सबकी नज़रें फेड पर रहेंगी और उसके बाद देखना होगा कि आरबीआई अक्टूबर में क्या करता है। क्या आपको लग रहा है, गिवन इंडियाज़ इन्फ्लेशन जो फिर से स्पाइक होता हुआ दिखाई दिया है, फूड इन्फ्लेशन जो कल ही डेटा आया, लेकिन दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप देखने को मिला है, ग्रोथ को चेज करने के पर्सपेक्टिव से आरबीआई भी रेट कट करेगा, स्पेशली जब बाकी दिग्गज इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं? डेफिनेटली आरबीआई भी हमारे हिसाब से रेट कट करेगी और हमारे हिसाब से और कंसेंसस भी यही है कि रेट हाइक साइकिल तो डेफिनेटली नहीं है। सवाल सिर्फ इतना उठता है कि रेट कट कब होते हैं। ईसीबी ने 2 बार कर दिया, यूएस के अभी फेडरल पॉलिसी आने ही वाली है। पहले डिबेट चल रही थी कुछ दिनों पहले तक कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा या 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा, और इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा आने की वजह से एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। कहीं ये एस्टिमेट नहीं आता कि रेट कट नहीं होगा या रेट हाइक होगा। डेफिनेटली हम रेट कट साइकिल की तरफ जा रहे हैं। आरबीआई का रेट कट पॉसिबली हो सकता है कि यूएस के बाद आए, मे बी 1-2 महीने लेट आ जाए, बट हम भी उसी साइकिल के पार्ट हैं, ग्लोबली कनेक्टेड हैं।
मुझे नहीं लगता है कि बहुत समय तक ऐसा होगा कि यूएस रेट कट कर चुका हो और इंडिया में रेट कट ना हो। इस माहौल में फिर इक्विटी मार्केट्स किस तरह के रिटर्न्स रफली आगे देते हुए दिखाई देंगे? और अगर आप भारत में, जो आप वीरू से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह का फंड फ्लो आया है, रुझान अगर एफआईआईज का लौटने लगा है, वो लीडरशिप किन स्टॉक्स में आती हुई दिखाई देगी? यूजुअली हम देखते हैं निफ्टी 50 की वो बैंकिंग काउंटर्स, कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियों में एफआईआईज सबसे पहले पैसा लगाना शुरू करते हैं। क्या उन्हीं तरफ वो फ्लो आने वाला है या फिर कुछ अब की बारी हटकर आएगा? जी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं मॉनेटरी पॉलिसीज को, तो एक पार्ट आ गई आपकी जहां पे रेट कट्स होते हैं। रेट कट होना इज पॉजिटिव वैल्यूएशंस के लिए, तो जिसके वजह से रिस्की एसेट्स लाइक इक्विटी उनको वैल्यूएशंस का सपोर्ट मिलता है, तो वो पॉजिटिव होते हैं इक्विटी के लिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो सेंट्रल बैंकर्स बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं या बॉन्ड सेलिंग कर रहे हैं, और उनकी वो जो पेस है वो कम हो रही है या बढ़ रही है, क्योंकि वो बताती है कि ओवरऑल लिक्विडिटी जो सिस्टम में है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो वो रिस्क ऑन रैली ला सकती है। आपने हाल ही में देखा था दैट टिल मार्च फेडरल रिजर्व करीब करीब $95 बिलियन पर मंथ सेल करती थी। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम कम करेंगे। अगले 4-5 हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहे। $95 बिलियन पर मंथ की सेलिंग उनके करीब $60 बिलियन के आसपास आ चुकी है पर मंथ पे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस किया, कभी आई डोंट नो कब, लेकिन अगर अनाउंस करते हैं कोई मीटिंग में कि वो $60 बिलियन और फर्दर कम करेंगे, वो भी काफी पॉजिटिव हो सकता है इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो रेट कट के अलावा लिक्विडिटी इंजेक्शन या लिक्विडिटी जो मार्केट में डाल रहे हैं या मार्केट से निकाल रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। एफआईआईज का आपने जैसे नोटिस किया, यूजुअली वो जो इंडेक्स हेवी वेट होते हैं वहां पैसे पहले आ जाते हैं। तो आपने देखा बैंकिंग और आईटी सेक्टर रिसेंटली भी काफी अच्छा किए। बट इनमें से सारे मार्केट्स में जो सेगमेंट्स में ग्रोथ सस्टेन हो पाए, हायर ग्रोथ रेट रह पाए, उसकी सर्टेनिटी रह पाए और सस्टेन हो पाए, उन सेगमेंट्स में फ्लोज मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से बरकरार रह सकता है। लेकिन जहां पे ग्रोथ थोड़ी कम रह जाए, वहां पे इनिशियल मूवमेंट के बाद में कंटिन्यूस फ्लो आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा आलोक जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न यहाँ पे, जब पूरा विश्व मतलब एक एज पे खड़ा है रेट कट्स के, और इस रेट कट की साइकिल मतलब शुरू होने से पहले हम कमोडिटीज़ का एक बहुत स्वर्णिम दौर देख चुके हैं। मेरे ख्याल से मेटल्स में मैं प्रेशियस मेटल्स को देख रहा हूँ, फेरस नॉन फेरस ग्रुप एक बड़ी साइकिल देखी हमने, जो कि शायद मिड 22 में शुरू हुई थी, अभी तक कायम रही वो। मेटल्स को आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे इसके बाद? क्या मेटल्स में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? मैं फेरस नॉन फेरस दोनों क्लास की बात कर रहा हूँ। जहां तक मेटल्स का सवाल है, मेटल्स का नाम आते ही सबसे पहले चाइना में क्या हो रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पाद और खपत दोनों चाइना में ही सबसे ज्यादा है। एंड वहां थोड़े स्लो डाउन के साइंस ज्यादा दिख रहे हैं, जिसके वजह से हमने देखा मेटल प्राइसेस हो, चाहे वो सेक्टर हो, वो थोड़ा वीकन हुआ है। तो ग्रोथ विजिबिलिटी वहां डेफिनेटली कम है रिलेटिव टू अदर सेक्टर्स, इसलिए मैं अदर सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा। ज्यादा वेट करूंगा दैट अगर चाइना या अदर मार्केट्स में डिमांड इन मेटल्स की ज्यादा हो, इन्वेंट्री लेवल्स गिरे, तो दैट उस समय मेटल्स को ज्यादा पॉजिटिवली देख सकते हैं। राइट नाउ उतना पॉजिटिव नहीं। ओके आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और मुख्य बिंदु यहाँ पे सभी पे बात करी हमने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। और लौटते हैं निफ्टी पर, करीब करीब 25,362 और निफ्टी बैंक करीब करीब 51,950 पे, तो वो तेज़ी अभी भी कायम है। अब विषय को बदलते हैं। रचना जी ने कुछ देर पहले 4 का चौका में एक कॉल दी थी और वो थी पीवीआर। देखिए पीवीआर का जो ये मूव है ना, अब काफ़ी सीरियस हो गया है। 1653 पर पीवीआर जो है इस वक्त उस प्राइस पे आ चुका है जो कि आप कह सकते हैं कि मोर और लेस CY24 का कैलेंडर वर्ष 2024 का हाईएस्ट क्लस्टर है। दरअसल ये पूरा मूव शुरू होता हुआ था जब 3-2 की, अगर आप देखें, एक बहुत अच्छी लॉन्च शुरुआत हुई थी, फिर नंबर्स धीरे धीरे हफ्ते पर हफ्ते उनके बढ़ते गए। अब तो खैर 3-2 जो है वो OTT पे आ जाएगी मेरे ख्याल से इस मंथ एंड तक। लेकिन ये हो क्या रहा है इस पूरे स्पेस में, जानने की कोशिश करते हैं। राजेश अग्रवाल, मेरे ख्याल से फ्राइडे के दिन उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए पीवीआर को ड्राइव क्या कर रहा है इस बार, और क्या ये मतलब
एक अच्छा नंबर पोस्ट करेगा इस बार क्वार्टरली नंबर्स में, और इस हफ्ते के बोथ हॉल्स में या फिर OTT पर, सिनेमा हॉल्स में और OTT पर इस हफ्ते के दिलचस्प रिलीजेस क्या है? नमस्कार वीरू जी, और थैंक यू आपके अच्छे विचार के लिए कि मेरे से बात करके आपको अच्छा लगता है। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं यकीन जानिए मैं दिल से कह रहा हूँ। और हर्षिदा जी को भी नमस्कार, पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। खास PVR की पहले बात करें तो अगर आप देखो तो 1754 स्क्रीन है इनका, 361 सिनेमा में और 113 सिटीज, न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका में भी। और अब इनका एक टारगेट है कि 120 नए स्क्रीन FY25 में जोड़ेंगी। पहले जो पिछला 2 क्वार्टर गया वहां थोड़ी सी दिक्कतें थी स्टॉक के साथ, ये कंपनी के साथ कह लेता हूँ, क्योंकि एक तो इलेक्शन चल रहे थे, IPL चल रहा था, इन सब चीजों के चक्कर में कोई बड़ी रिलीजेस हो नहीं रही थी, और जो हुई भी थी जिससे बहुत उम्मीदें थी वो भी फ्लॉप साबित हुई। लेकिन उसके बाद वाले जो क्वार्टर आया उसमें आप देखो तो कल की एक बहुत अच्छी रिलीज साबित हुई। स्त्री ने तो उम्मीद से दुगना या चौगुना कह दो तो दे दिया, 50-60 करोड़ की बजट की पिक्चर, 700-800 करोड़ का कलेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि इन सब का प्रभाव PVR जैसे जो कंपनियां हैं उनके बॉटम लाइन पे पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि PVR की अगर रेवेन्यू की ब्रेकअप देखेंगे तो सिर्फ टिकट से नहीं बल्कि उनके फूड बिजनेस से भी रेवेन्यू बहुत अच्छा आता है, जहाँ की मार्जिन प्रोफाइल बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि PVR जो बहुत दिनों से एक लैगार्ड पड़ा हुआ था, अगर आज की जो बढ़त है उसे संभाल पाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये 1750-1800 तक के टारगेट्स कुछ दिनों में अचीव कर ले। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि इस हफ्ते में OTT पे या थिएटर में क्या है, तो ये हफ्ता मैं कहूँ तो लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग हफ्ता हो सकता है। मुंबई वालों के लिए तो गणेश चतुर्थी है ही, और दिल्ली वाले जैसे आप थोड़ी देर पहले मौसम का हाल बता रहे थे कि मौसम बहुत सुहाना है, बाकी के हिंदुस्तान के लिए ये पिक्चरों का मौसम बहुत सुहाना है इस हफ्ते, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें थ्रिलर और एक्शन मूवीज बहुत अच्छी लगती है। पहली बर्लिन है जो अपशक्ति खुराना, कबीर बेदी, राहुल बोस इनके स्टेरिंग में है, और दिल्ली में बेस है ये स्टोरी। एक बहरे और गूंगे की कहानी है जिसे स्पाई समझ लिया जाता है और उसे एक टीचर के साथ दिखाया जाता है किस तरीका से दिल्ली बेस्ड है। लेकिन उससे बेटर मुझे लगता है कि बकिंघम मर्डर्स होगा, जो कि लंदन फिल्म फेस्टिवल में अगर आप देखो तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली है उस मूवी को। करीना कपूर की बहुत शानदार एक्टिंग हुई है। इसके साथ उसमें जो मास्टर शेफ के बरार साहब है, रणवीर बरार, वो भी हैं। स्टोरी कुछ इस तरीका से है कि इनके अपने बच्चे की मौत हो जाती है और उसके बाद भी वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीका से हैंडल करती है, और सबसे अच्छी बात इमिग्रेंट लाइफ पे बहुत अच्छी तरीका से हंसल मेहता साहब ने इसमें दिखाया है। ये 2 तो मेजर रिलीज हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो नेटफ्लिक्स पे सेक्टर 36 है जो निथारी क्लीनिंग पर है, खलबली रिकॉर्ड्स है जियो सिनेमा पे जो कि म्यूजिक पे डिपेंडेंट है, राम कपूर है उसमें, और मिस्टर बच्चन है रवि तेजा की जो कि हिंदी फिल्म रेड की कॉपी है। तो रीमेक है, कॉपी नहीं कहूंगा, रीमेक है। तो इस तरीका से बहुत ही शानदार हफ्ता है सिनेमा प्रेमियों के लिए। तो इंटरेस्टिंग। हर्षदा, हंसल मेहता और थ्रिलर, बकिंघम मर्डर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ना। हंसल मेहता जी और थ्रिलर, क्योंकि हंसल मेहता की डायरेक्शन में कई सारी अच्छी फिल्में और अच्छी सीरीज आई हुई है, तो ये इंटरेस्टिंग रह सकता है। लेकिन इस वीक हमारा प्लान तो ऐसा कुछ करने का है नहीं। ओनम मनाएंगे, ओनम है तो वैसे संडे को, लेकिन एक पुरानी दोस्त ने हमें सादिया के लिए घर बुलाया है, तो पेट पूजा बहुत सारी होने वाली है। ये प्लान है वीकेंड का। नहीं, लेकिन वाकई मतलब खैर मुंबई की तो बात दूसरी है। बाकी मेरे ख्याल से मैं ये इस मूवी को नहीं छोड़ूंगा, और मुझे अभी स्त्री 2 भी कंप्लीट करनी है, लेकिन वो मेरे ख्याल से 24-25 तारीख को OTT पे आ जाएगी, तब उसको कंप्लीट किया जाएगा। बट राजेश जी, मार्केट्स पे आपका आउटलुक। और राजेश जी, एक चीज मैं वीरू से पूछना चाह रही हूँ, ये कंप्लीट करनी मतलब क्या बीच फिल्म में डर लगा इसीलिए भाग गए थे क्या आप?
नहीं 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 नहीं, नहीं 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 मैं नहीं मैं आपको नहीं। एक मैं अभी अंदर तक की घर बात में बताता हूँ कि कॉलेज के जमाने में हाँ, कुछ दोस्त हमारे थे, वो क्या करते थे, फर्स्ट हाफ एक दिन देख लेते थे, सेकंड हाफ दूसरे दिन देखते थे जाकर के थिएटर में, ताकि घर वालों को पता नहीं चले कि ये 3 घंटे गायब था, पिक्चर देखने गया हुआ। आप वीरू को आइडिया मत दीजिए। मैं बता रहा हूँ। मैं कन्विंस नहीं कर पाया घर में अभी कि इसको देखने जाता है, क्योंकि मेरे घर में सब डरते हैं। मुझे याद है एक पिक्चर थी 13B, मेरे ख्याल से 2009 या 10 के आसपास की थी। वो पिक्चर में मैं हाफ में छोड़ के आ गया था, वो पिक्चर मैं नहीं देख पाया था हॉल में। खैर राजेश जी, इस मंत्रणा को ही विराम देते हैं। एक आउटलुक दे दीजिए मार्केट्स पे और आपका स्टॉक अगले वीक के लिए, राजेश जी। देखिए, मार्केट पे हमारा आउटलुक पॉजिटिव है और ये जो बढ़त हो रही है, कल जैसे 500 पॉइंट बढ़ गए, आज सुबेरे बढ़ा हुआ था, घटा हुआ था, वो तो देखिए डे ट्रेडर्स के लिए जुदा बात है। बट मध्यम से लंबी अवधि की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो लेवल्स हैं वहां से ऊपर जा सकता है बाजार, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत स्कोप अभी भी बचा है। कुछ अच्छे स्टॉक अच्छे करेक्ट कर गए हैं और जैसे ही ये ब्याज दरों के कटने का सिलसिला चालू होगा तो मुझे लगता है कि बाजार को एक बड़ा ट्रिगर मिल जाएगा, सेंटिमेंटली भी और एफआईआई के लौटने की भी। एफआईआई तो फिलहाल भी अभी अगर आप देखो तो कुछ कुछ खरीदारी करना चालू कर दी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बाजार तो तेजी के मोड में ही है, कुछ करेक्शन या कंसोलिडेशन बीच बीच में होते रहेंगे, बट क्योंकि हम फंडामेंटल वाले हैं तो लंबी अवधि की बात करो, मध्यम अवधि की बात करो तो यहाँ से ऊपर जाता हुआ ही दिखता है। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। अब इंडेक्स पे कुछ देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं BTSC रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। आशीष बहती जी, मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, सीमेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और ग्रासिम का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसका भी थर्ड अटेम्प्ट हो रहा है जो क्लस्टर है उसे तोड़ने का, 2780 का जो क्लस्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2750 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है इसमें 2850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ग्रासिम में एक मौका तेजी का इस समय। कविता जी, आपका ट्रेड? Yeah, Arshada, so Federal Bank is looking good. Federal Bank ने 3 वीक की गिरावट के बाद 20 EMA पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, 186 का अभी एज ऑफ नाउ लेवल है। मुझे लगता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 192 194 फेडरल बैंक को चेज करना चाहिए। 182 का स्टॉप लॉस टेक करें। ओके, फेडरल बैंक 186.50 पे अगेन आई थिंक याद रखिएगा, ये वो बैंक्स हैं जिनका सब्सटेंशियल रेवेन्यू गोल्ड फाइनेंसिंग से भी आता है, तो फेडरल बैंक के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स ये भी है। कविता जी, आपका कैरी करेंगी? अरे अच्छा सॉरी, रचना जी मैं कैरी करूंगी डीएलएफ को, और डीएलएफ को फ्यूचर्स को इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्च महीने से लेके अभी तक दैट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग, तो इतना लंबे ड्यूरेशन के फ्लैग में से ब्रेकआउट हो रहा है डीएलएफ के फ्यूचर्स में, और ये इतना लंबा है कि वीकली चार्ट पे भी फ्लैग इज विजिबल। तो यहाँ और जो मूवमेंट शुरू हो रही है वो डेली पीरियड में 200 पीरियड से भी शुरू हो रही है, सो दैट मेक्स इट ऑल द मोर रिलेवेंट। मोमेंटम इंडिकेटर्स आर विद इट, तो मेरे हिसाब से डीएलएफ के फ्यूचर्स को अगर आप बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 858, तो अपसाइड पे आपका टारगेट होना चाहिए 880। ओके, तो 880 के लिए एक मौका। ये हम सोनी और शिल्पा जी में कंफ्यूजन कर लेते थे, रचना जी और कविता जी में भी हो गया। अब ये फ्राइडे फैक्टर आप कह सकते हैं वीरू का। कोई नहीं, वीरू हो जाता है कभी कभी। गाबा जी बताइए, आपका ट्रेड क्या होगा? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। मुझे लगता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिल चुका है कल और आज कंटिन्यू हुआ है। मेरे ख्याल से ये मूव जो है कायम रहेगा। बहुत बढ़िया लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड कर रहा है 1215 में। स्टॉप लगाएंगे 1210 का, ज्यादा नहीं, 5 रुपए ऑन द अपसाइड। जो टारगेट होगा 1230 एक्सिस बैंक। ओके, राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? राजेश जी, वो अनम्यूट वाला बटन दबाइए जरा प्लीज, अनम्यूट वाला बटन। हाँ जी, वीरेंद्र जी देखिए, मैं ओबेरॉय रियल्टी को लेके जाऊंगा
मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है 1800 के ऊपर। 1790 का स्टॉप लॉस होगा और 1850 का इसका एक स्विंग का टारगेट होगा। ओके, अब आते हैं देखिए इंडेक्स पे। निफ्टी आईटी का क्लोज हमें ठीक ठाक मिल रहा है, सुटेबल क्लोज है। निफ्टी बैंक का जो क्लोज आएगा करीब करीब आप समझ लीजिए 51,935, इसे कहते हैं क्लोजर टू एज, और ये एक ब्रेकआउट है यकीन मानिए, बट एज पर द ऑप्शंस ये ब्रेकआउट नहीं है। मतलब टेक्निकली आप कह सकते हैं कि रेंज से बाहर निकल चुका है, लेकिन ऑप्शन वाइज नहीं। देखिए अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड पे क्या करना चाहिए, मेरी मानिए आज भी ट्रेड कैरी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो दो फैक्टर्स हैं। एक है कल का हाई, दैट इज 25, लगभग 438 और 25,500। क्यों? वहाँ बड़ा कॉल राइटर है, 25,400 पे बड़ा कॉल राइटर है, और तीसरा फैक्टर हो गया स्विंग हाई 433। तीन फैक्टर्स जो हैं वो आपके अगेंस्ट है। बेटर ये होगा कि पुट राइटर्स के जोन के आसपास, यानी 25,300 के आसपास हमें बार बार जब मिले, जैसे आज मिला सुबह मॉर्निंग में, तो हम उसे ग्रैब करें। तो पोजिशनली मेरे ख्याल से जब तक 25,200 है, 25,150 है, कोई निकलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ट्रेड दोबारा री एंट्री मारनी है तो मेरे ख्याल से वेट फॉर आई थिंक फर्दर रिट्रेसमेंट ऑफ 30 to 40 पॉइंट्स टुवर्ड्स 25,300 और 276। वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बेहतर रखेगा। एक बात मान के चलिएगा, एज पर द कॉल राइटर्स, ये जो 23,400 और 23,500 है, ये बहुत ही एक आई थिंक हैवी जोन है। बाकी देखिए मंडे को फोर्स क्या होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी लिस्टिंग भी है, ठीक है। और रही बात निफ्टी बैंक की, एक जनाब ने मुझसे पूछा ट्विटर पे अभी कि क्या कैरी करें। देखिए आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला निफ्टी बैंक में, एक कैलकुलेटेड रिस्क था, आपने ऑप्शन बेस पे बाय किया और कहाँ छोड़ दिया, 51,950 सुबह के लेवल से मेंशन था। टेक योर प्रॉफिट्स बिटवीन 51,951 टू 52,080, एग्जैक्टली उसके बीच में क्लोज हो रहा है। टेक्निकली इट्स अ ब्रेकआउट बट नॉट एज पर द ऑप्शंस। अच्छा होगा कि हम बैंक निफ्टी को अप्रोच करें तब जब ये 52,080 और 52,100 के क्लस्टर को पार कर जाए। ये रहा इंडेक्स पे व्यू, और बाकी आते हैं जरा नंबर्स पे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या रही विद इन द निफ्टी 50, और माफ कीजिएगा निफ्टी ये डेरिवेटिव स्टॉक्स में। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग आपकी स्क्रीन पे है। ये 47 लॉन्ग्स हैं और करीब 63 पे शॉर्ट कवरिंग है, और शॉर्ट है लगभग 29 में, और 42 में अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। आइए एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या हुआ। इस क्रम में सबसे ऊपर जहाँ पे लॉन्ग्स हुए थे वो थे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पिरामिड एंटरप्राइजेस, पीवीआर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अभी हमने चर्चा इसी प्रोस्पेक्टिव से की थी। और बिरला सॉफ्टवेयर के वाईटी में सिटी यूनियन बैंक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, करीब 3.5% ऊपर। देन बंधन बैंक, आज छोटे बैंकों में टिक्स काफ़ी शानदार थे। विप्रो 4% ऊपर, और LIC हाउसिंग फाइनेंस सोमवार की आई थिंक वो जो महत्वपूर्ण लिस्टिंग है उससे पहले पूरा का पूरा स्पेस वाइब्रेंट था। वोल्टास एट ऑल टाइम हाई। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज ये वो सेक्टर था रियल एस्टेट जिसने दूसरे पायदान पर जो रहा आज इन टर्म्स ऑफ ओआईरेशंस। बाकी शॉर्ट बिल्डअप पेट्रो एनर्जी, गोदरेज CP, PFC, पॉलीकैब और क्रॉम्पटन कंज्यूमर में हुआ। और जरा एक बार प्लीज़ आइए उस स्लाइड पर जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें बलरामपुर चीनी, ग्रेनरिस, महानगर और इंडियन होटल्स और वोडाफोन आइडिया आज भी 1% नीचे रहा। हम जिस क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वो है 25,356 की ट्रेजेक्ट्री, और निफ्टी बैंक में करीब 51,908। लास्ट में एक स्टॉक का जिक्र मैं यहाँ पे और कर देता हूँ, यहाँ पे मूव काफ़ी अच्छे खासे आ रहे हैं, और उस पर एक जरा प्लीज़ टेक लेते हैं आशीष बहती जी का। लेट्स ब्रिंग MGL 1800 पे क्लोज होता हुआ, नहीं छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ उसको। कोई बहुत अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर व्यू नहीं है तो इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ, बट शांत है ये। रिलायंस का थोड़ा सा आई थिंक बैकफुट पे आना, थोड़ा सा इंडेक्स को खल रहा है। जरा रिलायंस रखिएगा एक बार। सुबह हमें और कल भी हमें एक रिलायंस का एडवांटेज मिला था 2947 पे, ये आज बिल्कुल स्थिर रहा, बिल्कुल अगर आप देखें फ्लैट रहा। और जानते हैं एक महत्वपूर्ण बात, 2950 से लेकर लगभग आप ये समझ लीजिएगा कि 2988 यानी टेक्निकली 40 पॉइंट्स के दायरे में इसके 3 बड़े एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, 100, 50, 10, 20, मतलब 4 बड़े एवरेजेस। एक बड़ा सप्लाई जोन है। बहुत संक्षेप में आपका व्यू जानना चाहूंगा राजेश सतपुते जी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। वीरेंद्र जी देखिए, रिलायंस में कल जिस तरह से रिकवरी थी, और अगर आप इसको चार्टिकली देखें तो अच्छा बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद, और सबसे बड़ी बात है कल शॉर्ट कवरिंग का जो डेटा था, मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आप इसे लेवल की बात करें 2,940 के ऊपर रिलायंस पॉजिटिव रहेगा,
और मुझे लगता है कि ये 3000 का इसका पहला टारगेट रहेगा। तो यस, रिलायंस ये हमारे बाय लिस्ट में है। 2940 के ऊपर बाय, 2920 का स्टॉप लॉस। चलिए इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3 जानकारों के बीच का मुकाबला था, देवांग, रूपक और ओम मेहरा। और इस हफ्ते जहां पर मार्केट के लिए एक अच्छा सत्र था, वॉलेटिलिटी में कुछ ट्रेड्स फंसे, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स आप गौर करिएगा तो देवांग ने करीब 1.5% की कमाई की, रूपक -1.5% पर थे और इस हफ्ते के विजेता साबित हुए ओम मेहरा। 4% तक के रिटर्न्स आए। स्क्रीन पर लेकर आएंगे ओम को, और ओम ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसमें एक ऑफ कोर्स जोमेटो था, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इसमें बने। टीवीएस मोटर, एडवांस्ड एंजाइम, सफारी इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स इनके अच्छे रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहे। ओम, पहले तो अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति और कोई ट्रेड जो आप इस समय अगले हफ्ते के लिए भी एडवोकेट करेंगे जो कैरी किया जा सकता है? जी, थैंक यू अर्शिता जी और थैंक यू सभी को। इनफैक्ट मार्केट इट्स वेरी काइंड इन दिस फर्स्ट 2 वीक यहाँ पे, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 वीक काफी अच्छे रहते हैं सितंबर मंथ के, और लास्ट 2 वीक काफी वॉलेटाइल रहते हैं। तो अभी थोड़ा सेफ जोन था, हालांकि स्टार्टिंग वाले वीक में थोड़ा सा फ्रेजाइल था मूवमेंट, बट ऑल्दो वी कैप्चर्ड स्मॉल मूवमेंट, हमने छोटा छोटा मूवमेंट कैप्चर किया एंड दैट कैपिटलाइज। तो मोस्टली सफारी इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा, यहाँ पोजिशनल व्यू अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो उस ट्रेड पे बने रह सकते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट वो 2700 का मैंने टारगेट दिया था, इनफैक्ट इट कैन रैली इन मोर देन दैट। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑल्दो इट हैज नॉट सपोर्टेड अग्रेसिवली, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है कि यहाँ पे ऑल्दो इन नियर टर्म्स थोड़ा जब निफ्टी शिफ्ट टुवर्ड्स अगर डाउनवर्ड करेगा तो बैंक निफ्टी एक रैली देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉल आगे के सेशन में फेवरेबल रखना होगा एंड ट्रेडर शुड बी ऑन देयर टोज, क्योंकि वॉलेटिलिटी आगे बढ़ने वाली है, बिकॉज विक्स एट देयर इन देयर लोअर लेवल 12.5 के आज लेवल मैंने मेंशन किया था। तो अगर ये 15 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट वीक काफी वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा अगले हफ्ते, लेकिन सफारी इंडस्ट्रीज वो एक कन्विक्शन ट्रेड है जो ओम कह रहे हैं आगे कंटिन्यू होगी तेजी इसमें। गुड लक ओम, आपसे ऑफ कोर्स जब विजेताओं के बीच मुकाबला होगा दोबारा बातचीत होगी। इस बीच आखिरी 2-2.5 मिनटों में अपडेट आ रहा है कि ABFRL वायदे बैंड से बाहर आता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई नया स्टॉक एंटर नहीं करेगा आज, ये फिलहाल जानकारी हमारे साथ, हम एसेस कर रहे हैं जो पोजीशंस बनी है उस लिहाज से। लेकिन ABFRL दरअसल 80% तक पोजीशंस आ गई हैं, यानी कि हल्की हुई है कुछ पोजीशंस, और ये बैंड से बाहर निकलेगा। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखेंगे आज की क्लोजिंग। निफ्टी, बैंक और निफ्टी पहले आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। तो निफ्टी कल की आतिशबाजी के बाद शांत था, आज 34-35 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक स्टेडी होल्ड कर रहा था 145 अंकों की बढ़त पर, और मिड कैप्स ने आज बाजी मारी है तेजी की। हालांकि मिड कैप इंडेक्स आज इसी कार्यक्रम के दौरान 500 पॉइंट भी ऊपर था और वहां से कुछ कूल ऑफ करके हम देख रहे हैं 400 पॉइंट तक के गेंस देखने को मिले। लेकिन आज का दिन आप कह सकते हैं कल के पूरे जोश जुनून के बाद थोड़ा सा शांत और पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव बनने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि एक तो मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट किया और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज दरअसल 150 पॉइंट तक की तेजी दिखाने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स के लिए भी आज करीब 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो कंसोलिडेशन वाला सत्र आप कह सकते हैं इंडाइसिस के लिए था। IT काउंटर्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत से, 230 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। लेकर आएंगे आपके सामने वो सभी सेक्टोरल मूव्स आज के, और यहाँ पर आप गौर करिएगा मेटल्स में लगभग 1% की बढ़त है। IT आउट परफॉर्म कर रहा था, रियल एस्टेट ठीक ठाक, फार्मा में भी हल्के गेंस, PSU बैंकों में कुछ तेजी बनी और ऑटो भी माइल्ड गेंस के साथ क्लोज होने में कामयाब। FMCG, ऑयल एंड गैस और CPSE इंडेक्स थे जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। फटाफट से आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे और वहां पर आपको साफ दिखाई देगा दिग्गजों में क्या हुआ है आज। तो तेजी में विप्रो, बजाज ग्रुप की फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स में तेजी रही। इंडसइंड बैंक हायर साइड पर रहा है, एक्सिस ने इसका साथ दिया। वहीं टाटा स्टील, ग्रासिम, ब्रिटानिया, नेस्ले, LTI, माइंडट्री ये कुछ दूसरे ट्रेड्स हैं। टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा समेत जहां पर तेजी देखने को मिली है। दिग्गज IT काउंटर्स में हमने तेजी देखी। इन्फोसिस इस बकेट में नहीं है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स तेजी वाले। SBI लाइफ, अदानी पोर्ट में कुछ सेल साइड की पोजीशंस आज। ITC आई बेग योर पार्डन कुछ बैकफुट पर था। श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स, रिलायंस जैसे काउंटर्स हल्के से बैकफुट पर कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये रही आपके लिए आज की चाल।
बड़े मूवर्स में ऑफकोर्स विप्रो है और टॉप लूजर है आपका SBI लाइफ। कुछ देर में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, एक बार मुथूट मनप्पुरम जैसे काउंटर्स दिखा दीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक अच्छा रुझान बना था तेजी का। कंस्ट्रिंग गोल्ड में एक पुल बैक देखने को मिला। ये स्टॉक्स, वो छोटी ज्वेलरी कंपनियां, वो सब तेजी में रही हैं। आज की क्लोज कहां पर आ रही है? 25,344 पर आज हम जाकर निफ्टी को क्लोज करता देख रहे हैं। इस पूरे हफ्ते 45 पॉइंट्स की गिरावट है आज के दिन। तो कुल मिलाकर सब 1% के गेन्स ओवर द वीक निफ्टी ने आपको दिखाए हैं, लेकिन मिड कैप्स के लिए एक बहुत ही जोरदार सत्र रहा है। वीकली गेनर्स आपके लिए कुछ रखते हैं स्क्रीन पर सामने और फिर क्लोज करेंगे इस शो को। बजाज ऑटो इस हफ्ते 8.5% ऊपर, डीवीज लैब में करीब 7% के गेन्स। भारतीय एयरटेल आज का टॉप परफॉर्मर था और 6% तक के गेन्स यहाँ पर भी बने हैं। विप्रो, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक ये भी 5 से 5.5% तक के गेन्स दिखाने में कामयाब रहे हैं आज के दिन। मंदी की तरफ ONGC, टाटा मोटर्स और HDFC लाइफ, जहां पर 5.5% से ज़्यादा का नुकसान ONGC में। BPCL, SBI लाइफ और अदानी एंटरप्राइजेज ये दूसरे लूजर्स रहे हैं आज या फिर इस पूरे हफ्ते के अगर आप रुझान मैप करते हैं। कुल मिलाकर ओके हफ्ता रहा है, कुछ गेनर्स तो कुछ लूजर्स। ओवर द वीक चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर आपको बताएंगे भी कि सीधा सौदा का क्या अपडेट बनता हुआ दिखाई दिया है। आज मुकाबला नीरज और यतिन के बीच था, देखते हैं क्या ट्रेड्स इनफैक्ट उन्होंने हाईलाइट किए और क्या फिलहाल फाइनल रिटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। पूर्वांकरा, भारती हेक्सा, नज़ारा टेक और मुथूट फाइनेंस ये नीरज के आउट परफॉर्मर्स हैं। अगर आप देखिए यतिन ने कौन कौन से स्टॉक्स पर फोकस किया था, HG इंफ्रा, टाक, NMDC और मंदी में पतंजलि फूड्स इन्होंने लिया। ये रहे इनके आउट परफॉर्मर्स। जी हाँ, तो ये थी टीम्स का हाल। और निफ्टी का अगर आप ये क्लोज देखें 25,344 ऑन वीकली बेसिस, क्योंकि हमने कल नया कीर्तिमान स्थापित किया था, हम हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुए। और मंडे काफ़ी हैपनिंग है, याद रखिएगा। कल मतलब मंडे को एक महत्वपूर्ण लिस्टिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जो कि इस पूरे सेक्टर को आई थिंक जो कि पहले से काफ़ी मोमेंटम पकड़ चुका है, शायद एक और डिफाइनिंग डे दे और एक निर्णायक दिन दे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे। और अब हर्षता, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज सुबह आपसे मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव ए नाइस वीकेंड।